हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आईपीसीसी के लेक्चर स्टार्ट करने हुआ से लॉ की। सबसे पहले मैं खुद को अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम सी एस साहिल मेहता। आई जस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटिंग एग्जाम फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं एट अ टाइम 607 स्टूडेंट के बैच ले रहा हूँ फाइनल की। ठीक है, फाइनल की मैं बैच ऑन टाइम चल रहा हूँ। सर आप क्यों पढ़ाओगे यहाँ पे? सर मेन आप ही क्यों पढ़ाओगे? लॉ आप बेस्ट क्यों हो या कुछ भी क्यों हो आपके यहाँ? ठीक है सर, ये बात है यहाँ पे कि आगे आपके जितने डाउट्स होंगे ना, आपके जितने डाउट्स होंगे एट जिस टाइम पे भी डाउट्स आएंगे ना आपके, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, जो डाउट्स होंगे जितने डाउट्स होंगे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अभी फाइनल स्टूडेंट मैं चला रहा हूँ। अब बैच यूट्यूब के लेक्चर्स देख लेना। ऑलरेडी मेरी 45 क्लासेस अपलोडेड है फाइनल्स की। आईपीसीसी मैंने पढ़ाया था, 1 साल पहले स्टार्ट किया था आईपीसीसी के लेक्चर्स। ठीक है, बट उस फील्ड में भी आया नहीं हूँ। स्टार्ट किया था यूट्यूब से स्टार्ट किया था, बट उसको पॉज कर दिया थोड़े दिन के लिए। बट फाइनल्स मैंने पूरा स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट सबसे मैं सिलेबस को इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, एक एक करके पहले हमें सबसे पहले जानना है कि हमारा सिलेबस क्या है। कंपनी लॉ का सिलेबस क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जानना है। अगर आप डायरेक्ट किसी चैप्टर को उठाना स्टार्ट कर दोगे, आपको सिलेबस की इंट्रोडक्शन पता नहीं होगी, किस चैप्टर से कितने नंबर का वेटेज आने वाला है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो एक कम से कम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिलेबस को इंट्रोडक्शन मिल देते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 फाउंडेशन में आपने कंपनी लॉ पढ़ा ही होगा। किसने किसी कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ा है फाउंडेशन में? कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ा है किसी किसने? मैंने सिलेबस देखा है, कंपनी लॉ तो है सर सिलेबस में, फाउंडेशन के सिलेबस में। ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो अभी ये सिलेबस को जान लेते हैं। धीरे 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 एक एक सिलेबस को उठाएंगे, चैप्टर वाइज उठाएंगे। स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर को टाइम देंगे, प्रॉपर टाइम देंगे एक एक चैप्टर को। जो जो नंबर का वेटेज होगा पहले हम वेटेज लिख लेते हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का वेटेज आने वाले एग्जामिनेशन में। आपके जो डाउट्स होंगे आप मेरे से कांटेक्ट करना, जो जितने भी डाउट्स होंगे। सर मेन फोकस क्या रखना है आईपीसीसी में? मेन दिक्कत क्या आता है ना, देखो बताता हूँ। ये है आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी में क्या इशू आता है, एक सेकंड। आईपीसी में क्या इशू आता है कि हमारा ये सब मान लो कि आप एक जंगल में गए हो, और जंगल में आपको पता है सामने से जानवर कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे मेन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमें क्या होनी चाहिए, स्टडी मैट। अगर स्टडी मैट मिस किए ना, आप अपने भैया से पूछोगे सर लॉ में 40-45 नहीं आते, 40-45 भी आते हैं, या तो कोई पास भी नहीं कर पाता है। दिक्कत क्या होता है, वो इतने मटेरियल पे भिड़ जाते हैं ना, कभी इसके नोट्स, कभी इसके नोट्स, कभी इसके नोट्स। मैं तो बोलूंगा यार थ्योरी पेपर के लिए ना, थ्योरी पेपर के लिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मैंने एक बार खत्म किया है सारा सीए का कोर्स। थ्योरी पेपर के लिए अपना स्टडी मैट सबसे बेस्ट है। अगर स्टडी मैट से मजाक करोगे तो स्टडी मैट आपके साथ मजाक कर देगा, क्योंकि आईसीए को पता है ना वो अपने कवरेज से जाएगा नहीं, प्रैक्टिकल में वो गेम खेलेगा आपके साथ। थोड़ा वो एडिशनल कुछ क्वेश्चंस बना के देगा आपके साथ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में गेम खेलेगा वो आपके साथ। बट थ्योरी में आपका आपने स्टडी मैट पूरा अच्छे से किया है ना। और स्टडी मैट क्या आप ध्यान देते हो, स्टडी मैट के ना हर चैप्टर के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, और वो एग्जाम्पल्स ही उठ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो आगे जाके हो जाते हैं टेस्ट ऑफ नॉलेज क्वेश्चन। तो इस एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान देना है बीच बीच में। और मैं क्या कराऊंगा, मेरा फोकस क्या है, मैं लिख के पढ़ाता हूँ आराम से, क्योंकि हमारा मानना है ना कि अगर लॉ को आप एक बैक रीडिंग मारने लगोगे ना, तो आपके यहाँ पे दिमाग लगेगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा तुरंत। तो थोड़ा लिख के पॉज करके आप खुद सोचोगे, जब लिखोगे ना आप तो खुद उस चीज को सोचोगे, अच्छा ये ऐसा चल रहा है। अगर मैं उठाऊँ यहाँ पीडीएफ खोलूँ, मैं रीडिंग लगाना यहाँ पे चालू कर दूँ आपके साथ, तो आप भी सोचोगे यार आप ठीक है 10 मिनट का समझ जाओगे कोई कॉन्सेप्ट को, बट 10 मिनट बाद क्या करोगे, भूल जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। जब लिखोगे, खुद सोचोगे, समझोगे, फिर मेरे से पूछोगे, तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। और फिर क्या होगा, एक एक क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, कंसेप्ट चेक करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स मैं उठा लूंगा, जैसे मैंने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, तो गवर्नमेंट कंपनी मैंने कुछ एग्जांपल्स उठा लिया। उस एग्जांपल्स करने के बाद क्या होगा, एक कंसेप्ट चेक हमारा होते जाएगा कि हाँ हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसके नीचे क्या क्या एग्जांपल्स लिया, और एग्जांपल्स कंप्लीट करते करते हमारा कंसेप्ट चेक हो गया। और इससे फायदा भी क्या हुआ, हमने स्टडी मैट के इलस्ट्रेशंस को बीच में उठा लिया। उस एग्जांपल्स में मैं क्या करूंगा, स्टडी मैट के जो इलस्ट्रेशंस होंगे ना उसको उठाते चलूंगा। इससे क्या होगा ना, हमारा एक तो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सारे, कंसेप्ट कवर हो जाएगा सारा हमारा, और कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चंस करने बाद ना, कॉन्फिडेंस आता है कि आप एग्जाम में न्यू क्वेश्चंस या कुछ भी क्वेश्चन देखोगे ना, दिक्कत क्या होता है, क्वेश्चन हमें आता है, हमें लिखना नहीं स्टार्ट आता है कि लिखे कहाँ से, मेन स्टार्ट कहाँ से करो। मेन तो स्टार्ट हमारा आईपीसीसी है। फाउंडेशन में हमें जो पढ़ा, पहले तो सीपीटी था, चलो तो और लक पे था थोड़ा, मैं मानता हूँ उसे 10% लगता है। फाउंडेशन में आपने अच्छी खासी मेहनत की होगी, बट ठीक है इसको और हम इन्हांस करेंगे थोड़ा सा। कंपनी लॉ बहुत अच्छा चीज है। और क्या करोगे सर इसमें, आप मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा। मैं 10 में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बोर्ड मत होना। क्या दिक्कत होता है, देखो जब आप आर्टिकल में जाते हो ना, तो सामने वाले से क्या होता है ना, वो चाहता है ना कि आपको सब आता है। वो उसको लगता है ना कि आप यार पीएचडी करके आए हो कंपनी लॉ में, आपको बोलेगा आरओसी की वेबसाइट खोलो और ये फाइल करके दिखाओ। आप तो भाई कंपनी लॉ का थ्योरी पढ़ के आए हो, अब थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल करोगे, ये इंपॉर्टेंट जानना होता है। तो मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा, जैसे चार्ज क्या होता है, अब किसी कंपनी को लोन लेना होता है, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर को, अभी लिख के बताऊंगा किस कंपनी में क्या क्या होता है। ठीक है,
चार्ज क्या होता है। अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए तो लोन चाहिए, वो अपने एसेट को गिरवी रखता है, तो उसकी कैसे फाइलिंग होती है, क्या क्या फॉर्म होते हैं, उसको एमसीए की वेबसाइट पे जाना, कैसे कैसे देखना, उसको फाइल करना, तो इतना तो मैं सिखा दूंगा कि आप आर्टिकलशिप डेज में भी जाओगे ना तो कम से कम उसको फील कर पाओगे। मैंने स्टार्टिंग में 10 डेज EY से किया था, बट मैंने उसको ड्रॉप किया क्योंकि मैं पढ़ाई पे फोकस, मैं थोड़ा बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तो फिर मैंने मीडियोकर फॉर्म आया, मैंने अपने 3 साल मीडियोकर वहाँ किया। हाँ, स्टार्टिंग डेज में यही दिक्कत आता है कि प्रिंसिपल आपको आएगा, बोलेगा भाई ये लो, ROC के साइट पे जाओ और फाइलिंग करना स्टार्ट कर दो, आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। तो थोड़ा मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे जाना होता है, आराम से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वेटेज देख लेंगे क्या क्या। और याद रखना, लॉ में यही मजा है ना कि हर चैप्टर का वेटेज है। पहले ओल्ड सिलेबस में क्या होता था ना, बोलता था भाई तू मीटिंग पढ़ लो, 20 नंबर मीटिंग से आएगा, ऐसा नहीं है। अब न्यू सिलेबस में क्या हुआ है कि हर चैप्टर से आपको वेटेज मांगता है वो। SFM अभी आगे फाइनल पढ़ोगे, फाइनल की बातें मैं नहीं करूंगा, बट न्यू सिलेबस में क्या है कि आपको बोलेगा प्रिलिमिनरी पढ़ के मत जाना, डिफिनेशंस पढ़ के मत जाना, और आप जाके प्रीवियस होगा 4 अटेम्प्ट का क्वेश्चन खोल लेना। पहला क्वेश्चन डिफिनेशन से आता है कि व्हाट इज स्मॉल कंपनी, मेरे टाइम में स्मॉल कंपनी आया हुआ था, व्हाट इज OPC, व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका 3 पार्ट देगा ABC, और आप उसको टैकल कर पाओगे। और वो बच्चे बोलेंगे डिफिनेशन पढ़ के मत जाना। और हर आप स्टडी मेट, स्टडी मेट लेके आओ, आपके पास स्टडी मेट होगा नहीं होगा पता नहीं, हर एग्जाम्पल्स, हर डिफिनेशन नीचे है ना, उसने एक एग्जाम्पल दे रखा है, सेम एग्जाम्पल वो अपने क्लास में है ना, एग्जाम में पूछता है वो सेम एग्जाम्पल। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गो थ्रू करा दूंगा, एग्जाम्पल साथ करा दूंगा, हर कंसेप्ट का कंसेप्ट चेक करूंगा कि हाँ एक एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग से पूछूंगा भी, कोऑर्डिनेट करूंगा, जो इशू होगा बताना अपने साथ। डाउट के लिए अलग से मैं नंबर दे दूंगा, और आप जिस टाइम पूछना डाउट पूछ लेना, आप फाइनल पे रिव्यू देख लेना, जो देखना हो देख लेना। मैं डाउट के एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ, आप आराम से रिव्यू देखो, कम्युनिटी सेक्शन में खोल रखा है, सारे कमेंट्स आते रहते हैं, मैं डाउट कभी नहीं बोलता हूँ, अभी भी मैं डाउट लेते हुए आता हूँ। तो डाउट अगर नहीं आएगा तो मैं आपको टाइम देके बताऊंगा, लेकिन आपको मैं डाउट क्लियर करके जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले सिलेबस को इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सिलेबस हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। थोड़ी राइटिंग खराब है बट नोट्स मैं प्रॉपर दूंगा, सर ने आपको नोट्स दिखाए होंगे सब मेरे, दिखाए हैं नोट्स में प्रॉपर दूंगा। देखो होता क्या है ना, आपको एक PDF कॉपी दे दूं और आपको एक हैंड रिटन नोट्स दे दूं, दिक्कत क्या आता है कि PDF कॉपी पढ़ने में थोड़ा मैं दिमाग को जोड़ देना पड़ता है कि भाई इसको दिमाग में लगाना है, बट हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है ना, आपको लगता है कि अपनी फील आता है कि हाँ अपने हैंड से लिखा है, या आप खुद से उसको बना के हैंड रिटन नोट्स बना लो। एग्जाम के लिए प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाना। देखो एक चीज और बताता हूँ, हमारी सारी स्ट्रेटजी इतने दिन की होनी चाहिए, वो सारा मिथ है, सारा मिथ है कि आप 40 दिन 50 दिन की क्लासेस कर रहे हो, अगर इस 1.5 दिन में कुछ याद नहीं हुआ ना तो एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाओगे, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। तो याद रखना, आज से याद रखना, ये सारी स्ट्रैटेजी हमारी 1.5 डेज की होनी चाहिए। सर ये कैसे होगी, एक दिन में आ जाएगी, नहीं, कभी जब क्लास खत्म होंगे, पहला रिवीजन 20 डेज, फिर रिवीजन 10 डेज, फिर ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि आप 5 डेज, फिर लास्ट में 1.5 डेज। इतना रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ इंटरमीडिएट कोर्स मांगता है, फाउंडेशन नहीं है। अब फाइनल के लिए प्रिपेयर करना तो इतना करना पड़ेगा। 1 अटेम्प्ट शेयर खत्म करना है, रैंक लाना है। देखो सिर्फ सोचना रैंक ही है, निकले ना निकले रैंक 15 दिन पास हो जाओगे, ठीक है। समझ गए। तो स्ट्रैटेजी आज से है ना 1.5 डेज ही करना। CA सिलेबस इंटरमीडिएट में इतना बता देता हूँ, स्टडी मैट आपके लिए सब कुछ है, स्टडी मैट पढ़ लो, अगर जिसने भी अपने बुक ने स्टडी मैट कवर किया हुआ है काफी है, ठीक है। चलो वो सब बातें बात की, आप सिलेबस को तो इंट्रोड्यूस करते हैं हम थोड़ा। चैप्टर को मैं सबसे बताता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। एक सीक्वेंस पता चल जाए कि हमें किस चैप्टर में क्या क्या बातें होगी। मैं फाइनल केस से स्टार्ट करता था, एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या इस कंपनी एक्ट में पढ़ना है, किस किस चीज के बारे में बातें करेंगे। तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी एक्ट है क्या, इसमें मेन कंपनी एक्ट हमारा यहाँ से चालू होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे न्यूज स्टार्ट करता हूँ। चलो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट तो समझ आया मैं, ये कंपनी लॉ होता है। अदर लॉस क्या होता है, अदर लॉस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे, इसमें बेलमेंट है, एजेंसी एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जनरल क्लॉज एक्ट है, इंटरप्रिटेशन है। अब ICAI ने बहुत गेम खेला, जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन एक्ट ऐसा है जो फाइनल्स में थे, उसको उठा के इंटरमीडिएट में डाल दिया। अब प्रेशर तुम्हें और दे दिया, 20 नंबर 12 से 13 नंबर का वहां से भी आता है। तो ये हार्ड चैप्टर नहीं है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किसी लॉ को पढ़ना, किसी लॉ को जानना, ठीक है। तो अदर लॉ में यही सब मिलेगा आपको, निगोशिएबल मिलेगा, जनरल क्लॉज एक्ट मिलेगा, इंटरप्रिटेशन मिलेगा। तो इसको आराम से देंगे। सारा फोकस हमारा मेनली फोकस होना चाहिए कॉर्पोरेट पे। प्रैक्टिकल के लिए भी याद रखना कॉर्पोरेट सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। सर कितने नंबर का आता है, सर ये 60 मार्क्स तक का आता है कॉर्पोरेट लॉ। आपके एग्जामिनेशन को अकेला ये कवर करता है कॉर्पोरेट लॉ, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कहने के लिए थ्योरी है, ये सब बता रहा हूँ, लॉ कहने की थ्योरी है, लेकिन लॉ में जितना प्रैक्टिकल है ना लॉ,
उतना मजा किसी में नहीं आने वाला है। मतलब मैं कंप्लायंस ऑडिट करने जाता था ऑडिट पे, तो मेरे को एक एक पॉइंट पता थे, हाँ भाई नोटिस कितने दिन में गया, चेक करता था नोटिस की मीटिंग कितने दिन में, एजीएम कंडक्ट कराया कि नहीं कराया, सामने वाले ने चार्ज किया कि नहीं किया। अब एमसीए वेबसाइट पे मैं जाके दिखाऊंगा आपको, अगर नेट चल गया तो एमसीए वेबसाइट पे जाकर दिखाऊंगा कि कैसे हम आप किसी कंपनी का सारा चिट्ठा पता खोल सकते हो कि कंपनी में कितनी शेयर होल्डर्स है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने हैं, कंपनी के लास्ट ईजीएम कब हुई। एक बार तो मैं बैठा हुआ था ऐसे ही ऑडिट पे गया हुआ था, उसी कंपनी ने उसने पूछा कि मेन डायरेक्टर ने कि लास्ट एजीएम कब हुई, अब उसे एजीएम नहीं पता, तो लास्ट किसी एजीएम कैसे पता लगाएंगे। तो सी एमसीए की साइट पे ना सब कुछ मिलता है कंपनी का। आप एमसीए साइट पे जाओगे ना, उसकी लास्ट एजीएम कब हुई, कितने उसके चार्ज क्रिएट हुए, कितने उसके पेड अप शेयर के बेटा डिविडेंड कितना दिया, सब मिलेगा एमसीए साइट पे। तो एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा आपके लिए। आर्टिकलशिप के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओगे, प्रैक्टिकल लेके हो जाओगे, अच्छा खासा तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा। चलो ठीक है सर, कंपनी लॉ आता है 60 मार्क्स का, ठीक है 60 मार्क्स का पूरा कंपनी लॉ आता है। एक एक करके हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहला आएगा प्रिलिमिनरी, ठीक है सर प्रिलिमिनरी क्या होता है इसमें। इसमें सिंपल सी बात है, दो चीज पढ़ेंगे इसमें। सबसे बात है, जब किसी बुक खोलते हो तो बुक का टाइटल होता है, किसी का बुक का टाइटल होता है। टाइटल मतलब क्या हुआ, उसका नाम क्या हुआ, वो बुक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वो लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, उसमें बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रिलिमिनरी यही होता है कि कौन कौन सी एक्ट इसके अंदर आने वाली है, कौन कौन से सेक्शंस इसके अंदर है। तो प्रिलिमिनरी जैसे शॉर्ट टाइटल, जैसे किसी का बुक का होता है जैसे स्टडी मैटर, तो स्टडी मैटर इसका प्रिलिमिनरी हो गया, स्टडी मैटर ऑफ लॉ हो गया, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ प्रिलिमिनरी हो गया। तो प्रिलिमिनरी कुछ नहीं बताता, ये सेक्शन 1 है, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट आते हैं डिफिनेशंस, ठीक है। डिफिनेशन सारे सेक्शन 2 में कवर है। सेक्शन 2, अब बताओ इसको कैसे पढ़ोगे, क्या है ये, गलत, क्लॉज 22, ठीक है। तो ये इसको क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज मत करना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, चलो परफेक्ट। एक एक करके नाम चेक करेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में ही सारे डिफिनेशंस हैं। अब इसमें डिफिनेशंस क्या है, सब बोलते हैं सर डिफिनेशन छोड़ दो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं, इसी चैप्टर में स्टडी मैट खोलना आराम से। हर एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन नीचे ना क्वेश्चन है, और हर इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जहां क्वेश्चन है ना, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आए, जाके चेक कर लेना। मई 18 पेपर स्मॉल कंपनी क्वेश्चन है, ओपीसी का क्वेश्चन आ चुका है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इसी पे होता है, 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, और आ जाता है मैंने गलती किया था चलो कोई बात नहीं, आप गलती मत करना। और अब एक चीज और बताता हूँ, ये जो है ना 222 लिखा हुआ है, 223 लिखा हुआ है, मेरी गलती क्या हुई थी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नया नया कंपनी लॉ पढ़ रहा था मैं भी, मेरे को ये पता नहीं था ना कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा शेयर कैपिटल, ठीक है, अब मैंने लिखा स्मॉल कंपनी, तो बताओ पहले कौन आएगा। मान लो मैं सेक्शन 2 क्लॉज 84 है और सेक्शन 2 क्लॉज 85 है, तो बताओ पहले कौन आएगा दोनों में से। 84 में ये दोनों में से कौन आएगा, शेयर कैपिटल या स्मॉल कंपनी। देखो ये अल्फाबेटिकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक डिक्शनरी टर्म में है, दोनों में एस है, बट पहले कौन आ गया, एच। तो एच वाला पहले आ गया। मेरे एग्जाम में क्या हुआ ना, मैं कंफ्यूज हो गया कि 2, हाँ देख लेना। तो एग्जाम में क्या हुआ ना कि मैं कंफ्यूज हो गया कि शेयर कैपिटल या स्मॉल कंपनी। अब मैं भाई तुक्का लगा, भगवान को याद कर रहा हूँ, भाई शेयर कैपिटल स्मॉल कंपनी, मेरे को ये पता ही नहीं था कि ऐसा होता है ये सारा। अब मैं सोचा कि चलो ठीक है स्मॉल कंपनी क्वेश्चन आया था, मैं मई 18 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यही हुआ था मेरे साथ, 0 नंबर दे दिया मेरे को एग्जामिनर ने, पूरा काट लिया, अंदर सब लिखा अच्छे से, लेकिन मैंने कोट कर दिया गलत, मैंने 284 शायद कर दिया, जबकि शायद 285 था स्मॉल कंपनी का, एच के बाद एम आता है। अब मैंने ये गलती करके आ गया एग्जाम में, 6 नंबर था, मैंने ऊपर कोटी किया सेक्शन 2 क्लॉज 84, और एग्जामिनर ने पूरा काट दिया, अंदर देखा ही नहीं 6 नंबर। अब मैं भाई कॉन्फिडेंस में आता हूँ, लॉ में मैंने पूरा लिख के आया हूँ ये वो, और गलत लिख के आया सारा मैंने। तो ये सब आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये सब अभी सीख जाओ कि ये एक डिक्शनरी टर्म में है सारा, ठीक है। 285 284 कभी भी फंस जाओ ना, कभी भी फंस जाओ ना, तो ये सारा डिक्शनरी टर्म में रहेगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा था, ये इतना तो कम से कम समझ लेना कि कभी भी इसमें डिफिनेशंस घटोगे, अभी डिफिनेशन बहुत आएंगे, गवर्नमेंट कंपनी का डिफिनेशन आएगा, फॉरेन कंपनी डिफिनेशन आएगा। तो एक ट्रिक होता है कि हाँ अभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए एक दो के आसपास, होल्डिंग सब्सिडी डिफिनेशन, अभी एक एक करके सब देखेंगे, ठीक है। तो मैं 5-6 क्लास आपको, 2 क्लास तो बेसिक दूंगा कि एक आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। चलो प्रिलिमिनरी में बता दिया, इंपॉर्टेंट क्या इसमें डिफिनेशंस है, डिफिनेशंस में ऐसे पढ़ते हैं ये बता दिया, अंदर डिफिनेशन एक एक करके आज चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। सेकंड क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनती कैसे है, ठीक है। अब कंपनी बनने के प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट किया गया है, स्पाइस फॉर्म आ गया है, कंपनी बनाने जाओगे स्पाइस फॉर्म आएगा। अब कंपनी में ये बनती कैसी है, तो ठीक है अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल पूछ दे कि मेरे को है ना प्राइवेट कंपनी बनानी है, अब प्राइवेट कंपनी बनानी है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे हम। अब डायरेक्टर का पार्ट आपका फाइनल्स में है, डायरेक्टर यहाँ पर नहीं पूछेगा। तो एक प्रैक्टिकल सोचो कि आपसे कोई आदमी आया, कि मान लो कोई क्लाइंट आया कि मेरे को ना कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है,
तो कैसे होगा, तो यहाँ पे ना स्पाइस फॉर्म आने लगा। पहले बहुत लंबा प्रोसेस था, अब स्पाइस फॉर्म से करके हम कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अंदर क्या होता है, वो सारी डिटेल्स मांगता है कि अपने मेंबर्स डालो। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। तो एक क्या होता है, यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, कंपनी कैसे कैसे इंकॉर्पोरेट आराम से पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा है बड़ा, इनकॉर्पोरेशन चैप्टर है बड़ा, इसके अंदर कन्वर्जन होता है, प्राइवेट से पब्लिक हो गया तो क्या करना पड़ेगा, ये सारा है। तो एक ओवरव्यू लेते चल रहे हैं हम, ठीक है। चलो रुक जाओ सर, एक मार्क्स ही बताते चलो, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में आता है कम से कम 3 मार्क्स का। चैप्टर लेता है कितना दिन, 1.5 डेज। अगर 1.5 डेज आपको 3 मार्क्स देके जाता है तो कभी भी ये मत सोचना कि 70 नंबर के लिए पेपर। अब ए कैटेगरी एबीसी तो छोड़ दो, एबीसी मतलब लत लगाना एबीसी का कि एबीसी कैटेगरी क्या होता है। एग्जाम में कभी आईसीआई क्या करता है, सी कैटेगरी से 30 नंबर पूछ देता है और आप हाथ में हाथ डालते बैठ जाओगे। जुलाई अटेम्प्ट में यही किया आईसीआई ने, अभी टैक्स पेपर में यही किया था, इंटरमीडिएट में रुला दिया आईसीआई ने सबको। तो एबीसी कैटेगरी पे बिल्कुल मत जाना। हाँ, लास्ट में टाइम लैग कर रहा है, टाइम कॉन्स्टेंट है, तब एबीसी जाना। बट ये 3 नंबर का क्वेश्चन सोचो जब तुम्हें देखेगा एग्जाम में, और लॉ के पेपर में जब 3 से 4 नंबर क्वेश्चन दिखता है ना, तो अलग खुशी दिखती है। मैं फील करता हूं कि 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आप 1.5 दिन या किसी टाइम देते हो। रिवीजन में तो ये प्रीलिमिनरी 10 दिन का 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट सारे डेफिनेशन आप गो थ्रू कर दोगे, कुछ नहीं है, डेफिनेशन ही है सारा प्रीलिमिनरी में, ठीक है। तो 3 नंबर देखे जाएगा। सेकंड क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये आता है आपको 7 मार्क्स का, ठीक है। 7 मार्क्स आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करती है, ये टोटल आएगा 7 मार्क्स का। थर्ड है प्रोस्पेक्टस। चलो प्रोस्पेक्टस पता है किसी को क्या होता है, बता दो क्या। चलो ठीक है, और सिंपल एग्जांपल समझाना चाहो तो, चलो ठीक है। चलो होता है एग्जाम्पल भाई, ये प्रोस्पेक्टस अंदर पढ़ेंगे, एवरेज प्रोस्पेक्टस बहुत कुछ है इसमें, रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी को अपना शेयर इशू करना है, तो लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ना कि आइए हमारी कंपनी में क्यों पैसा लगाएंगे आप। तो एक प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, तो स्कूल वाले आपको प्रोस्पेक्टस देते हैं कि हमारे स्कूल में हमारे रैंक होल्डर्स ये है, या जो भी आप ट्यूशन क्लास में आते हो हमें प्रोस्पेक्टस क्या देते हैं कि आइए हमारे रैंक होल्डर्स ये है, हमारे स्कूल में इतना बिल्डिंग्स है, हमारे स्कूल में ये है। तो एक जस्ट लाइक है ना, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कंपनी। एक नोटिस सर्कुलर मान लो, इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी को अभी नया नया पब्लिक में इशू पैसा करना है, तो एक प्रोस्पेक्टस निकाल के इशू करेगा। इसके अंदर क्या बनाएगा, इसके अंदर से बताए कंपनी की हमारे कंपनी में क्यों आओ, हमारी कंपनी में बस ये फैसिलिटी है, हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी ये टॉप 10 है, हमारी कंपनी में मुकेश अंबानी पैसा लगा रखा है। तो ये सारे प्रोस्पेक्टस में लिख के रहेंगे। ये कम से कम 200-250 पेजेस का होता है, ठीक है। अच्छा खासा पेजेस का होता है, 200-250 पेजेस का होता है। तो आप सोचो एक सिंपल सी, मैं कोई बंदा पे गया किसी कंपनी पैसा लगाने, उसने मेरे को 250 पेजेस का प्रोस्पेक्टस दे दिया, तो मैं क्या करूंगा उसको देख के, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसको फेंक दूंगा बैठ के। बट उसके अंदर एक और चीज पढ़ेंगे, एवरेज प्रोस्पेक्टस, उसको कहते हैं समरी प्रोस्पेक्टस। मैं बोलूंगा एक काम करो, तुम 250 पेज है ना, तुम इस काम करो, इसमें 15 पेजेस करो और मेरे को बताओ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे में। तुम्हारे कंपनी में मुकेश अंबानी ने पैसा लगाया है ना, बढ़िया है। तुम्हारी कंपनी में कितने चार्ज, तुमने कितने लोन ले रखा है, चलो ये बढ़िया है। तो एक मैंने उसका एवरेज प्रोस्पेक्टस, अंदर एक एक डेफिनेशन है उसके, एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक एक डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के लिए भी थोड़ा तो यहाँ दिखने को मिलेगा तुम्हें, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कंपनी में। बट ये प्रोस्पेक्टस आईपीसीसी के लिए कम से कम आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आपको 7-15 मार्क्स के एग्जाम में आ जाएंगे। और ये कितने दिन लगेंगे, ये 7 to 8 डेज या मैक्सिमम 9 डेज लगेंगे। 9 डेज में 15 नंबर का कवर आपका हो रहा है, और मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट लेके चल रहा हूँ जो शायद 30 मार्क्स एमसीक्यू है, ठीक है। चलो फोर्थ आता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ठीक है। ये क्या है, कंपनी इशू करती है शेयर कैपिटल। डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर्स जस्ट लाइक ए बॉन्ड लोन टाइप का होता है, वो देती है। इसको आराम से पढ़ेंगे, इसको अभी समझाने ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मेन आते हैं इसका एक डिफिनेशन से सब थ्रू करेंगे। सर ये कितने मार्क्स आता है, ये भी आता है एग्जाम में 6 मार्क्स का, इसको अच्छे से करेंगे। इसको अभी मैं समरी बता दूं, मज़ा नहीं आएगा इसमें। चलो ठीक है। 5 क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक चैप्टर में जानो कि हमारी कंपनी में क्या पढ़ना है। अब बंदूक लेकर बैठ गए, ऑडिट करने पहुंच गए किसी कंपनी को, हमें ऑडिट में पढ़ाया जाता है कि 315। किसी कंपनी में ऑडिट भी करने जाओगे ना, तो सबसे पहले पता होगा अंडरस्टैंड करो उस कंपनी को, अंडरस्टैंड करो क्या रिस्क है कंपनी में, क्या कंट्रोल्स है कंपनी में। तो एक मैं बता रहा हूँ, कंपनी हमारा जो सिलेबस है वो उसको अंडरस्टैंड करना पहले जानो कि सिलेबस हमारा क्या क्या मांगता है। हमने क्या देखा, प्रीलिमिनरी देखा, उसके अंदर डेफिनेशंस आते हैं, फिर हम देखा कंपनी बनती कैसे है, बनने बाद हमने कंपनी देखा कंपनी का प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी बन चुकी है, अब कंपनी को क्या करना है, पैसा चाहिए, पब्लिक शेयर निकालना है, तो प्रोस्पेक्टस करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। फिर कंपनी का शेयर कैपिटल डिवेंचर। अब क्या है, फिफ्थ नंबर कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। अब देखो, एक तो तरीका होता है कि प्रोस्पेक्टस निकाल के शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेने का, और एक होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा, मतलब पब्लिक को बोल के, इसमें कोई शेयर्स नहीं दे रहे उसको, हम उसको बोले कि काम कर तू हमारे डिपॉजिट कर, हम तुम्हें कुछ इंटरेस्ट मनी देंगे। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट चैप्टर है ना, हर एग्जाम में, मतलब एक कैटेगरी में चैप्टर मानता हूं इसको, 5 मार्क्स आता है। बहुत छोटा चैप्टर है ये, मतलब बहुत कम लिमिट सेक्शन है इसमें, ठीक है।
और ये चैप्टर 5 नंबर का आता है, इसमें कुछ नहीं है, पब्लिक से पैसा कैसे मांगा जाता है। उसमें क्या मांग रहे हैं हम, उसमें किसी कंपनी में उसको शेयर होल्डिंग दे रहे हैं प्रोस्पेक्टस इशू करके। यहाँ पे क्या है, इसको शेयर होल्डिंग नहीं दे रहे हैं, सिंपल जा रहे हैं पब्लिक को पैसा मांगना है। यहाँ पे एक तरह से प्रोस्पेक्टस टाइप इशू होगा, इसके अंदर रिजोल्यूशन पास होंगे, एक एक करके बताऊंगा, पहले समझ लो सिलेबस, बहुत अच्छा बेसिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक से पैसा मांगते हैं। 6 नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्जर का चार्ज नहीं, चार्ज मतलब क्या होता है, मान लो कंपनी को लोन लेना है, अब कंपनी को लोन लेना है, अभी जैसे मैं एमसीए वेबसाइट पे दिखा दूंगा खुल गया, तो रिलायंस जियो ने लोन लिया था, अच्छा खासा लोन लिया था, अभी देखोगे सारे लोन कोरोना से पहले उसने क्लोज डाउन कर लिए। अब लोन लिया तो सामने वाले बैंक क्या बनती है कि कुछ मेरे को सिक्योरिटी दो, इन द टर्म्स ऑफ एसेट दो, इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक दो। तो यहाँ पे क्रिएट होता है हमारा, जिसको कहते हैं चार्ज। चार्ज मतलब क्या हुआ, आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हो, अब बैंक ने बोला कि मेरे को कुछ गिरवी रख के दो, मतलब कुछ भी बिल्डिंग दो, कुछ भी दो, तो इसमें ना उस बिल्डिंग पे बनता है चार्ज क्रिएट होता है। अब इस चार्ज को कंपनी क्या करती है, रजिस्टर करती है चार्ज को। कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है कि जाके एमसीए वेबसाइट पे एक रिटर्न फाइल करना होता है, इतने डेज में होता है, आपने लोन लिया तो 30 डेज तो 15 डेज का प्रोविजन है यहाँ पे, इतने दिन में क्या होता है, जाके चार्ज को क्या रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे चार्ज कैसे क्रिएट, चार्ज दोनों पे होता है, फिक्स एसेट्स पे भी होता है और स्टॉक पे भी होता है। स्टॉक पे क्रिएट करो फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज दोनों पड़ेंगे यहाँ पे। फ्लोटिंग क्या होता है कि स्टॉक आज स्टॉक है, कल स्टॉक फ्लक्चुएट होगा, जरूरी तो ना कंपनी में अगर 20 लाख का स्टॉक है तो 20 लाख का स्टॉक एनी टाइम रहेगा, तुम उसमें से कुछ सेल करोगे, कुछ परचेस करोगे, तो एक फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएट होगा इसमें। तो ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे चार्ज क्या करके। ये कितने मार्क का एग्जाम में आता है, अप्रॉक्स कम से कम 3 मार्क्स आता है। ये भी छोटा चैप्टर है। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस कंपनी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आने वाला है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी को डिसीजन लेना होता है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी को मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स, ये क्लियर है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि शेयर होल्डर्स को मीटिंग के लिए कैसे बोला है, नोटिस का टाइम क्या होता है, कौन कौन से रिजोल्यूशन पास होते हैं, हर डिसीजन के लिए रिजोल्यूशन अलग होता है। ORSR आपको आइडिया है, ORSR का नहीं आइडिया है ना, ऐसा तो उसमें होता क्या, कैसे पास होता है सर, कितना क्राइटेरिया चाहिए, नहीं पता ना, चलो ठीक है 75% सही है। इसके अंदर बहुत देखो, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको एक कुछ मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट आया, और आपको अपने शेयर होल्डर से पहले डिसीजन लेना, क्योंकि आप अंधाधुंध कोई देखो, कंपनी भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करती है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास इतना पावर नहीं होता है कि वो कुछ भी डिसीजन ले ले, अपने ओनर से कभी कभी पूछना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो यहाँ पे एक प्रॉपर मीटिंग होती है, मीटिंग 2 टाइप की होती है, अभी प्रॉपर पढ़ेंगे मीटिंग कितने टाइप की होती है, कितने रिजोल्यूशन होते हैं, एक एक डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। चलो इसमें ये एग्जाम में कितने मार्क्स आएगा, ये कम से कम 9 मार्क्स आता है, और हर एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चंस रहेंगे मैनेजमेंट के। कभी नोटिस पूछ देगा आपसे, कभी रेजुलेशन होगा। मिनट्स क्या होता है, कोई आइडिया, मिनट्स, ये मिनट्स नहीं, मिनट्स ठीक है, जो भी मीटिंग हुआ ना उसका एक समरी, हमने बताया ना प्रोस्पेक्टस की समरी एवरेज प्रोस्पेक्टस होती है, तो मिनट्स भी होता है। जैसे मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं, 1 घंटे की हमारी मीटिंग चली, तो हमारे 1 घंटे की मीटिंग में मेन की पॉइंट्स क्या हुए, वो सारे मिनट्स में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। हमने मीटिंग में देखा कि हाँ कुछ डायरेक्टर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उन्होंने क्या बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है। मिस्टर डी, मिस्टर एफ ऐसे थे, बोले कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट जाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मिस्टर ये बोले कि नहीं जाना है। तो एक प्रॉपर एक समरी बनेगा, कीवर्ड्स बनेगा, किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए मीटिंग्स में। तो इसमें हम सब देखेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या डिविडेंड देना कंपनी की ऑब्लिगेशन है, मान लो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, इसमें 2 चीज पढ़ेंगे, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है। कभी भी डिविडेंड दिखना कंपनी की ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी नहीं होती। हाँ अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसकी एक सेपरेट प्रोविजन है कि 5 दिन में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड को डालो, फिर विद इन 30 डेज सारे डिविडेंड को ना शेयर होल्डर्स को बांटो। नहीं बांटा तो एक IPF अकाउंट में जाकर ट्रांसफर होता है, 7 साल तक वहां रहता है। मान लो कोई शेयर होल्डर्स नहीं आए 30 डेज में, तो वो 7 साल के टाइम में शेयर होल्डर्स आके पैसा मांग सकते हैं वहां पे। तो एक प्रॉपर डिविडेंड का प्रोविजन होता है। डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, कौन डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, डिविडेंड का रेट कितना होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाई तो डिविडेंड कितना देना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट कमाएगी तभी डिविडेंड आएगा, बट कंपनी लॉस में चली गई तो इसकी भी प्रोविजन है। अब लॉस में चली गई तो मई 2018 में क्वेश्चन पूछ दिया इसने ICI ने कि अब हमें पता है कि प्रॉफिट होगा, डिविडेंड होगा। अब कंपनी लॉस कर लिया तो लॉस का प्रोविजन है कि 3 साल का एवरेज जो रेट होता है ना डिविडेंड का, मान लो कि 17 में मान लो कि 8% रेट था डिविडेंड का। डिविडेंड किसका रेट है, नेट प्रॉफिट का देते हैं हम डिविडेंड, तो शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू। तो कभी भी 8% लिखा रहा है ना, तो ये मत समझना कि नेट प्रॉफिट का डिविडेंड दे, ठीक है। 8% मतलब होता है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है ना शेयर का,
उसका 8% होता है। तो मान लो कंपनी का 17 में 8% डिविडेंड दिया उसने, 18 में दिया 9% और 20 में दिया मान लो 10%, और मान लो 21 में कंपनी लॉस में चली गई, अब क्या डिविडेंड नहीं देगी? देगी। तो डिविडेंड का रेट उतना ही रहेगा जितना प्रीवियस 3 ईयर का डिविडेंड था ना, उसका एवरेज बना देंगे। मतलब 10 + 9 + 8 तीनों का एवरेज, मैक्सिमम रेट वही होगा। मैक्सिमम बोलता हूं मैं बार बार, देखो वर्डिंग पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट लॉग में। मिनिमम नहीं बोला उसने, बोला मैक्सिमम। मतलब आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, मतलब 10 + 19 + 8 27 डिवाइड बाय 3 9 हो गया। तो कंपनी ने इतना बोलेंगे हाँ तुम डिविडेंड दे सकते हो, कंपनी लॉस में जा रही है, बट मैक्सिमम कितना देगी? 9%। 8% दे सकती है? दे सकती है। 10%? तो याद रखना, एक ये आना चाहिए हमें, ये एग्जाम में पूछा। और ये प्रैक्टिकल मैंने एक ऑडिट करने गया था, वहां भी एक ना कंपनी को ऐसे डिविडेंड डिक्लेयर करना था। मैंने उसे क्वेश्चन पूछ दिया, कंपनी लॉस में जा रही थी, मैंने बोला कि मेरी एजीएम होने वाली है, वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। तो मैंने बोला कि मैम आपका तो कंपनी लॉस में जा रही है, आप कैसे डिविडेंड दे रहे हो? तो बोले कि हमारा रेट ऐसे ऐसे है। तो हाँ मैंने प्रोविजन चेक किया, तो उनका 12% एवरेज बन रहा था, 11 उन्होंने डिसाइड किया था। तो ये सब हमें आइडिया होना चाहिए कम से कम कि कंपनी लॉस प्रॉफिट में तो डिविडेंड सब देते हैं, लॉस में कब देते हैं? जब कंपनी का, और मैक्सिमम कितना देते हैं? 3% ऑफ प्रीवियस रेट, जो भी 3% 3 साल के जो भी प्रीवियस रेट है, ठीक है। लास्ट इसके बाद क्या है, नंबर कौन सा था? 8, ठीक है। 9 में क्या है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इसमें क्या होता है, इसमें समझो कंपनी कभी भी अपने अकाउंट्स क्रिएट करेगी तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी। और अब कंपनी इंड एस का फॉलो कर रही है। 2016 के बाद इंड एस, 17 के बाद इंड एस मैंडेटरी हो गए कंपनीज पे, ठीक है। तो अब कंपनी जब भी अपने अकाउंट्स क्रिएट करेगी इंड एस को फॉलो करेगी, ठीक है। सेकंड क्या है, कंपनी कभी भी अपने अकाउंट्स को ओवर वैल्यू, एसेट्स को ओवर वैल्यू नहीं करेगी, लाइबिलिटीज को अंडर वैल्यू नहीं करेगी, या एसेट्स को अंडर वैल्यू, लाइबिलिटीज को ओवर वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या कंपनी ने अपना जो अकाउंट्स बनाया क्या वो प्रॉपर बनाया। प्रॉपर मतलब क्या हुआ, क्या उसने एएस को फॉलो किया, उसने प्रोविजंस को फॉलो किया, इसमें सारे वही देखेंगे। और इसमें क्या है, कंपनी ने जो अकाउंट में वो ट्रू एंड फेयर भी हुए नहीं है। अब ट्रू एंड फेयर की डिफिनेशंस है, क्या एसेट्स ओवर वैल्यू तो नहीं है, लाइबिलिटीज अंडर वैल्यू तो नहीं है। मान लो कंपनी कोई लाइबिलिटी बनी हुई है, कंपनी ने 50 लाख की लाइबिलिटी बताई और दिखाया 40 लाख की, तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी में चेक करेंगे। तो इसके अंदर ये मान लो एक थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी आएगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर, क्या क्या फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, बोर्ड रिपोर्ट होता है कंपनी को फाइल करना पड़ता है, यहाँ पे AOC 4 फाइल करना होता है कंपनी को। ये क्या होता है सर, ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे जीएसटी वाला आइडिया है किसी को? नहीं आइडिया ना, थोड़ा बहुत है। जीएसटी के एनुअल रिटर्न जाती है, जब फाइनेंशियल खत्म होता है ना, तो जीएसटी जो जीएसटी रेशन लिए जिसकी 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होती है, उनकी एनुअल रिटर्न जाती है यहाँ पे। तो कंपनी की भी है ना एक एनुअल रिटर्न जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है, तो AOC 4 होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम ये देखें कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बातें डालती है। अभी AOC 4 फाइल कर रही है, अब जिसने फाइल किया उसको अच्छे से पता होगा क्या क्या होती है इसके अंदर शेयर होल्डर्स डिटेल जाते हैं, क्या क्या शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग है। मान लो कोई ABC है, उसने A ने 20% लिया, B ने 30% लिया, C ने 70% लिया, ऐसे करके। तो इसके अंदर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, एग्जामिनेशन में आपको कम से कम देखने को मिल जाएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। डिविडेंड 5 मार्क्स का आता ही आता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर, मेरे को सबसे फेवरेट है ये, ऑडिट एंड ऑडिटर। ये क्या होता है, ये होता है कि कंपनी में देखो, कंपनी देखो एक तरह से पूरा सीक्वेंस है। कंपनी प्रीलिमिनरी बनी, कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई, शेयर कैपिटल इशू हुए, अब पब्लिक से पैसा मांगना, प्रोस्पेक्टस हुआ, कंपनी को लोन चाहिए, चार्ज बना, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी का मीटिंग बैठी, अब लास्ट में क्या हुआ, कंपनी ने अकाउंट्स भी बना लिया। हमने क्या बना, ऊपर अकाउंट्स बना लिया, अब कंपनी का अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर आएगा अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे, सी एंटर्स करेंगे, यहाँ पे ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कंपनी होती है, नॉन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होती है, उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट डेट कितना है, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट BOD करता है, गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट ऑडिटर C&AG करता है। ये सब नाम आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा, C&AG क्या होता है। C&AG मोस्टली गवर्नमेंट कंपनी से ऑडिटर। मैं बोलता हूँ अभी बस एक ओवर भी समझ लो, बेस स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एक एक डेफिनेशंस उठाएंगे। मैं बोलता हूँ एक कंसेप्ट चेक करके चलेगा, मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा, आपसे पूछूंगा, तब एक एक कंसेप्ट चेक करते हैं। जैसे गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ठीक है, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कंपनी लॉ का 60 नंबर का पार्ट यहीं से कवर होता है। और देखो पेपर 60 नंबर बोलने के लिए आता है, एक ऑप्शनरी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये सब मिला के मार्क्स इतने रहेंगे, इससे आएंगे एग्जाम में 6 मार्क्स के, और बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। इसके अंदर और क्या रहेगा ऑडिटर में, कि आप कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। जैसे मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी वाइफ है, अगर इसने मान लो इसको बदला लेना है मेरे से, ठीक है, ये जाएगी किसी का, मैं मान लो मैं रिलायंस कंपनी में ऑडिटर हूँ, ठीक है, अब इसको मेरे से बदला लेना है, ये क्या करेगी, रिलायंस कंपनी में जाएगी और कुछ शेयर होल्डिंग ले लेगी जाके,
तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कितनी शेयर होल्डिंग, क्या शेयर होल्डिंग, मैं बताऊंगा आराम से। 1 लाख है, क्या लाख, 5 लाख है, क्या लाख है, बताऊंगा। या मान लो इसने क्या किया, कंपनी से आके लोन ले लिया, तो याद रखना रिलेटिव डिफिनेशन आएगी यहाँ पे कि मान लो ऑडिटर का रिलेटिव जाके बदला लेना होगा किसी को, मान लो ये बोल रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता आज, ये क्या करेगी, एक बोलेगी ठीक है बात नहीं कर सकते, मैं गई कंपनी रिलायंस शेयर्स के, मैंने 1,20,000 के शेयर्स ले लिए, अब ये बंदा हो गया डिस्क्वालीफाई। तो ये ऐसे भी किसी का बदला लिया जा सकता है, ठीक है। तो डिस्क्वालीफाई हो गया तो ये तुरंत नहीं हट जाएगा, इसके पास टाइम दिया कि भाई रुक जाओ, सब्र करो, कहते नहीं रुको रुको सब्र करो, ये बोलेगा इसके पास एक टाइम लिमिट है, 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है सुधारने का, ये आराम से बात करेगा, बोलेगा ठीक है गलती हुई, मेरी गलती हुई, अब काम करो तुम विड्रॉ कर लो शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो ये पूरा एक तरह से ना प्रोसेस होता है। एक बैग किसी को बदला नहीं ले सकते, उसको भी टाइम दिया कि हाँ तुम जाओ बात करो, उसको मनाओ, ठीक करो, और उसको बोलो शेयर होल्डिंग वापस लेने के लिए। इससे क्या होता है, बायसनेस आ जाता है। बायसनेस क्या होता है कि आप इस पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मेरे शेयर होल्डिंग यहाँ पे है, अब तुम अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, ऐसे फाइल कर देना, ठीक है। तो एक हमारा ओवरव्यू लेना है कंपनी लॉ का। 6 महीने में मैंने बोला, अभी अपॉइंटमेंट का बात कर रहा हूं, अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिट तो अभी अपॉइंटमेंट होगा, ये अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन है। तो अभी इसने अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या किया, मान लो अपॉइंटमेंट है ना बीच में, इसने ले लिया, तो बोलेगा अभी ऑडिट कंप्लीट करने से पहले रोकेगा उसको, बोलेगा पहले 6 महीने मैक्सिमम टाइम दिया है आपको, 10 दिन में जाकर उसको मना लो, अब 5 दिन मना लो, मतलब 6 महीने आपको बोल दिया कि मैक्सिमम टाइम दिया कि आप 6 महीने पर टाइम है आपके पास, जाके उसको बोलो 60 डेज 6 महीने पर कंफर्म कर दूंगा भाई, ठीक है। एक ये प्रोसेस है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब एक एक बेसिक उठाते हैं चैप्टर का। चलो अब मेरे को बताओ लॉ क्या होता है। अब थोड़ा मैं पूछता हूँ लॉ क्या होता है, फाउंडेशन सबने पढ़ा है, लॉ क्या होता है बताओ बताओ बताओ, और कोई बताओ यार, लॉ फाउंडेशन सब पढ़ के। अब तो सीपीटी वाले चलो ठीक थे, तुक्का मार दिए, हम पास कर गए। फाउंडेशन तुमने अच्छे से स्कोर भी किया होगा, सबने 70-65 स्कोर किया होगा सबने लॉ में। किसके एग्जाम्पशन से लॉ में, अरे किसी 60 से 60 और किसके आए 73 62। अब बताओ लॉ क्या होता है, मेन जो पढ़ने हैं लॉ क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। चलो बढ़िया है, और बताओ, बस हो गया। चलो एक बात तो मेरे को, चलो मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स तो आर्टिकल में अच्छे से किया ही हूँ, अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन लिख बताऊंगा। चलो इसका मतलब बताओ और इसका मतलब बताओ, बताओ। तो डायरेक्ट होता है, इंक्लूड होता है, ये भी है, ठीक है, ये होता है एग्जॉस्टिव, ठीक है, ये होता है एग्जॉस्टिव, और ये होता है मतलब इसके अंदर अभी और चीज आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये नहीं है, मतलब है लॉ मीन्स इसको एग्जॉस्टिव कर दिया है। अब एग्जॉस्टिव किया मतलब लॉ मीन्स में क्या क्या आते हैं, तो फिक्स पॉइंट्स है। देखो लॉ अब प्रैक्टिकल, अभी मैं भी बात करता हूँ, मैं भी आर्टिकल में बैठता हूँ ना, मेरा बॉस पता लॉ क्या है, मेरे को नहीं पता था, मैं होता सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, मैंने डायरेक्ट अच्छे से उठाया पढ़ा कि हाँ लॉ मतलब क्या होता है। सुनो बहुत फिक्स चीज है लॉ मतलब क्या होता है, सुनो एक्ट बताते जाता हूँ, ठीक है, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, बाई लॉज। तो ये याद नहीं करना, एक आइडिया ले लो कि लॉ क्या होता है, ठीक है। मींस मतलब क्या, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है ये, एक आइडिया ले लो, आगे भी काम आएगा, फ्यूचर तो काम आने ही वाला है पूरा। मेरे को ऑर्डिनेंस मतलब अभी नहीं पता था, कुछ दिन पहले पता चला, ठीक है। एक्ट क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कोई आंसर नहीं, सब शांत। क्या बिल कौन पास करता है, उसके अंदर कौन पास करता, साइन कौन करता है। चलो इतना तो पता ही है, तुम लोग तो पहले से जीनियस बैठे भरे हो, मैं ही गाल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब 2 टाइप के एक्ट बनते हैं, एक तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया कंपनीज एक्ट, ये पार्लियामेंट में पास हुआ। तो एक्ट क्या होता है, कोई भी एक्ट को लाने, एक्ट इज ए लंबा प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, एक्ट बड़ा प्रोसेस है। मान लो कोई एक्ट को लाना है ना, तो एक प्रॉपर क्या होगा, पार्लियामेंट में मीटिंग होगा, पार्लियामेंट में बैठेंगे, उसके बाद फाइनल साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो एक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है और एक बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। तो कंपनीज एक्ट जो हमारा ना, कंपनीज एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, मतलब ये ऐसा एक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया लगा हुआ है, ऑल ओवर इंडिया लगा हुआ है। सर स्टेट एक्ट क्या होता है, वेस्ट बंगाल ग्रेच्युटी एक्ट, जहां पे सिर्फ अगर बोला जाए कि अगर ये सब प्रोविजन हुए, मान लो कि कोई लेबर लॉ हुआ, मान लो दिल्ली लेबर लॉ,
दिल्ली में कुछ मान लो किसी लेबर को पैसा नहीं मिला तो वो दिल्ली लेबर लॉ में जाके अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो कोई स्पेसिफिक एरिया के बारे में जो लॉ बनता है ना वो बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। लाइक दिल्ली का कोई और एक्ट बन गया, या मान लो वेस्ट बंगाल का ग्रेच्युटी एक्ट बन गया। कंपनीज एक्ट क्या हुआ, जो गवर्नमेंट बनाता है ऑल ओवर इंडिया जो एप्लीकेबल होता है वो एक्ट होता है। सेकंड मतलब रूल्स क्या होता है, मैं एक लॉ पढ़ने अभी रूल्स बताऊंगा कैसे रूल्स पढ़ा जाता है, बताओ रूल्स क्या होता है। ये तो फाउंडेशन में आइडिया होगा, मे भी प्रिस्क्राइब करके नहीं है। सुनो, रूल्स कुछ नहीं होता है, रूल्स इज जस्ट लाइक ए एक्सटेंड टर्म ऑफ एक्ट। सब बातें एक्ट्स में नहीं लिखी जा सकती। अगर सब बातें एक्ट्स में लिख देंगे ना तो रूल्स हमारा पूरा एक्ट बन जाएगा 5-6 हज़ार पेज का। तो एक्ट को बोला गया कि तुम कुछ लिमिटेड बातें लिखो, जैसे हमें पढ़ते प्रोविजंस सेक्शन 5, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। अब उसके अंदर की जो बातें होती है ना, जो वास्ट टर्म है, उसको बोला गया कि तुम आके रूल्स में बताओ। रूल्स क्या होता है, रूल्स इज अ पार्ट ऑफ एक्ट। अब देखो रूल्स पढ़ना कहां पे, एक बात दिमाग में याद रखना, जहां भी कंपनीज एक्ट में ये वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है, जो यहां लिखा था ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो बातें क्या बोल रहा है, ये हमें सेक्शन में लिखा था। मान लो सेक्शन लिखा हुआ है 2 सेक्शन 47 लिखा, क्लॉज 47 लिखा हुआ है कि ये होता है और ये बातें एज मे बी प्रिस्क्राइब, वहां पे इतना लेके लिख दिया। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब क्या हुआ, जाओ भाई रूल से पूछ के आओ। तो सेक्शन में दरवाजा खटखटाया हमने, सेक्शन ने बोला कि ये ऐसे ऐसे बातें हैं और लास्ट में लिख दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मे बी प्रिस्क्राइब जहां दिखे तुम्हें वर्ड ना, समझना वो क्या डिनोट कर रहा है, रूल्स। हाँ, तो जाओ यहाँ पे बात करो जाके, ठीक है। तो ये धक्का देके भगा देता है, बोलता है मेरे पास नहीं पता हमें, तुम रूल से जाके पूछो जाके, ठीक है। चलो एक एक बात समझोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक आइडिया होना चाहिए कि प्रैक्टिकल भी आना चाहिए कि रूल्स क्या होता है। रूल्स एक पार्ट ऑफ एक्ट होता है। एक्ट क्या होता है, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट पास करना होता है, होल ऑफ इंडिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास करता है। स्टेट गवर्नमेंट को पास करना होता है तो स्पेसिफिक स्टेट में लगता है। रूल्स क्या होता है, एक्ट के बारे में डिफाइन करना हो तो कहाँ जाते हैं हम, रूल्स पे। रूल्स पकड़ा कैसे जाता है, कहाँ क्या लिखा होगा वर्डिंग, एज मे बी प्रिस्क्राइब। जहां लिखा रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब समझ जाना, ये रूल्स की बातें मत कर रहा है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये तो मेरे सुनो, अभी जैसे कोरोना का टाइम आया, हमें पता है, हमने क्या पढ़ा, कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट में बनता है। अब कोरोना के टाइम में पार्लियामेंट बैठा ही नहीं, अब हमें इमरजेंसी केस में कोई एक्ट को पास करना पड़ा। तो जो इमरजेंसी केस में जो एक्ट पास होता है ना, ये होता है ऑर्डिनेंस में, ठीक है। तो इमरजेंसी केस में जो भी एक्ट पास हुआ वो ऑर्डिनेंस होता है। ये क्या होता है, एक तरह से टेम्पररी लॉ पास हुआ है कि हाँ प्रेसिडेंट आया, साइन कर दिया और ये एक्ट यहां से यहां तक लगा हुआ है बस। मान लो, सुनो एग्जांपल देता हूं, ऑर्डिनेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मान लो कि इस टाइम में कोरोना चल रहा है, ठीक है। अब मान लो एक ऑर्डिनेंस पास करना है। ऑर्डिनेंस क्या होगा, कोई एक्ट आया उसको पास करना है। अब पार्लियामेंट तो बैठ नहीं रहा है, कोरोना टाइम में सब घर पे बैठे हुए हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या, प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ हम एक टेम्पररी लॉ ला रहे हैं, इफेक्टिव रहेगा। कब तक इफेक्टिव रहेगा, सुनो, कभी तो पार्लियामेंट बैठेगी, कभी तो पार्लियामेंट बैठेगी। तो जिस दिन पे पार्लियामेंट बैठेगी ना, यहां से बोला गया कि 4 वीक में, कितने वीक में, 6 वीक में तुम क्या करो, ऑर्डिनेंस को फाइनल करो। तुम्हें लॉ रखना है, फाइनल करो पार्लियामेंट में डिसीजन लेके, लॉ नहीं रखना है उसको ही बताओ। तो ऑर्डिनेंस क्या गया, टेम्पररी लॉ लाया गया। तो ये सब वर्ड मिलेगा ना ऑर्डिनेंस, तो घबराना मत, क्या होता है, सिंपल सी बात है। अभी बहुत सारे न्यूज में देखोगे इसने ऑर्डिनेंस पास किया, इसने ऑर्डिनेंस पास किया। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, प्रेसिडेंट द्वारा एक टेम्पररी लॉ पास किया जाता है, जो कि इफेक्टिव कब होता है, इफेक्टिव तो रहता ही रहता है, फाइनल कब होता है, जब पार्लियामेंट बैठता है ना, यहाँ से बोलता है कि 6 महीने के अंदर, 6 वीक के अंदर क्या करो, इसको फाइनल कर दो। कि तुम्हें इस मान लो कंपनीज एक्ट, मान लो एग्जांपल, कंपनीज एक्ट अभी नहीं आई, इसको ऑर्डिनेंस से पास किया गया। तो बोला कि एक काम करो, 6 महीने के अंदर इसको फाइनल करो कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। तो पार्लियामेंट इसको फाइनल करती है, फिर ये ऑर्डिनेंस क्या बन जाती है, प्रॉपर एक्ट बन जाती है। चलो रेगुलेशंस क्या होते हैं, कुछ नहीं, चलो रेगुलेशन कुछ नहीं है। सेबी का नाम सुना होगा आपने। तो जो ये सब ऑथोरिटी लॉ बनाती है ना दूसरों के लिए, जैसे मान लो स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज का एक्ट कौन बनाता है, सेबी बनाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज का एक्ट के लिए बोला गया कि सेबी लॉ, गवर्नमेंट ने बोला काम करो, स्टॉक एक्सचेंज ऐसा जोन है जहां मेरे को पता नहीं, तो बोला सेबी एक काम करो, तुम क्या करो, स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक रेगुलेशंस बना दो। तब पढ़ोगे आगे सेबी एलओडीआर, सेबी रेगुलेशंस करके। तो ये जो बाहर वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना, आरबीआई हो गया या सेबी हो गया, ये किसी के लिए एक्ट या रेगुलेशंस, एक्ट नहीं बोलूंगा, रेगुलेशन बनाती है ना, ये यही बनाती है। और जब ये खुद के लिए बनाती है ना, तो ये हो जाती है बाई लॉस। मतलब देखो, सेबी गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर चल रहा है, हम इसके कोर कंपेटेंसी फील्ड वाले व्यक्ति नहीं है, तुम एक काम करो सेबी, तुम इनके लिए एक लॉ बना दो। जैसे हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी ने लॉ बनाया, ठीक है, तो इनके लिए लॉ बना दो। सेबी ने इनके लिए लॉ बनाया ना, तो वो कहलाता है रेगुलेशंस। अभी पढ़ोगे फाइनल में सेबी रेगुलेशंस, एलओडीआर करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और जब सेबी खुद के लिए लॉ बना रहा है ना, उसको कहते हैं बाई लॉस।
मतलब सेबी के लिए भी तो कुछ एप्लीकेशन होगी ना, सेबी में कब रजिस्टर होना है, किसने स्टॉक एक्सचेंज में जाना है खेलने के लिए, तो सेबी में रजिस्टर करना पड़ता है। तो सेबी जब खुद के अपने रेगुलेशंस बना रही है ना, उसको कहते हैं बाई लॉस, ठीक है। हाँ, इंटरनल रेगुलेशंस टाइप में, कि सेबी मान लो कि कोई बंदा आया, मान लो कोई रिलायंस कंपनी है, उसको स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर करना, अपना लिस्टेड करना है, तो सेबी में रजिस्टर लेना जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, केवाईसी कैसे होगा, तो सेबी खुद के लिए भी रेगुलेशंस लॉ बनाती है, उसको कहते हैं बाई लॉ। जब खुद के लिए बनाती है उसको बाई लॉस, दूसरों के लिए बनाती है तो वो क्या होता है, रेगुलेशंस हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर इज नॉट अभी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर कुछ नहीं होता है। आरओसी पास हम जाए दरवाजा खटखटाने कि देखो इसने ऐसे ऐसे किया है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ट्राइब्यूनल होता है, आरओसी होता है, पढ़ेंगे। ये ऑर्डर पास करती है कि देखो इस व्यक्ति पे ये लॉ लग जाएगा, तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं समझो, मेन समझ जाओ। लॉ मीन्स इतना ही चीज है लॉ, मतलब क्या क्या है, एक्ट। एक्ट को डिफाइन कौन किया, रूल्स। रूल्स कब पता किए, एज मे बी प्रिस्क्राइब। रूल्स के बाद कहां गए हम, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्पररी लॉ पास होता है प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि फाइनल कब होता है, जब पार्लियामेंट बैठता है, वहां से 6 वीक्स में रखना है लॉ को रखो, नहीं रखना है लॉ को हटाओ। उसके बाद क्या बताया मैंने, रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होते हैं, जब कोई रेगुलेटरी बॉडी किसी दूसरे के लिए रेगुलेशंस या मान लो लॉ बनाए, उसको रेगुलेशन करते हैं। जब खुद के लिए बनाए तो बाई लॉस। ऑर्डर क्या होता है, जो नॉर्मली पास हुआ, अभी ऑर्डर बहुत पढ़ेंगे, ये इसने ऑर्डर दे दिया कि ये प्रोविजन तुम पे लगेगा, इस ये प्रोविजन तुम नहीं लगेगा। सीजी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई बाहर वाली कंपनी आई हो, तुम पे ये प्रोविजन से ये प्रोविजन लगेगा, ये प्रोविजन नहीं लगेगा, तो एक ऑर्डर पर पास करके होता है, ठीक है। चलो कुछ आइडिया देता हूं, अब धीरे धीरे बेसिक्स क्लियर करते हैं। मीटिंग्स कितने टाइप की होती है, अब बेसिक स्टार्ट हो गया अच्छे से। ये तो हमारा चलो ज्ञान था, मैंने ज्ञान दे दिया, अच्छे का ध्यान दिया। अब थोड़ी लॉ पे ज्ञान पे आते हैं, मीटिंग्स कितने टाइप की होती हैं। वाओ, बताओ, नहीं आइडिया। चलो, मीटिंग होती है 4 टाइप की, सुनो। अब देखो मीटिंग सुन के, अब यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट हुआ है, अब अच्छे से आइडिया ले लो, ठीक है। सुनो, मीटिंग होती है 4 टाइप की, देखो इससे 4 टाइप सुनो। पहले एक होता है जनरल मीटिंग, मैं नोट्स प्रॉपर करूँ, राइटिंग में मत जाना मेरे, ठीक है। सुनो, जहां अब मैं वर्ड पकड़ना सिखा रहा हूं, देखो बहुत कंपनी लोग यहाँ चालू हुआ है, ये बेसिक सीख जाओगे ना, फाइनल तक काम देने वाला है। एक क्या होता है जनरल मीटिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल मीटिंग। इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऊपर ये मिट कर दो। इस जनरल मीटिंग के अंदर पार्ट्स होते हैं। अब जनरल मीटिंग के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, सुनो। एक होता है एजीएम, एक होता है ईजीएम, होता है स्पेशल क्लास मीटिंग, ठीक है, स्पेशल क्लास मीटिंग। सुनो क्या क्या अंतर होता है तीनों में। यहां भी लॉ में है ना, वर्ड है ना जीएम, मतलब जनरल मीटिंग, गुड मॉर्निंग मतलब क्या ना, जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, ईजीएम भी बोल रहा है वो, एजीएम भी बोल रहा है वो, स्पेशल क्लास मीटिंग बोल रहा है। तो अगर उसने डिनोट किया स्पेसिफिक एजीएम तो मतलब एजीएम, उसने डिनोट किया स्पेसिफिक ईजीएम तो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पढ़ेंगे तो एजीएम मतलब क्या होता है, देखो बार बार बोलना बहुत कंफ्यूजन देगा, आगे भी काम देगा। जीएम जहां लिखा मतलब क्या बोल रहा है वो सबको डिनोट कर रहा है, मतलब ठीक है, कुछ क्लियर नहीं बोला उसने, बोला जनरल मीटिंग। अब जाके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, जनरल मीटिंग में कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स पे देखा हमने, एजीएम। एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल, नाम में एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में एक बार कंपनी अपनी एजीएम करेगी। एजीएम में क्या होगा, जो भी बड़े डिसीजंस हुए साल भर में, अपने क्या क्या कारनामा किया कंपनी में, सब शेयर होल्डर्स बैठेंगे। रिलायंस का हमेशा एजीएम होता है, वॉरेन बफेट ने भी एजीएम यूट्यूब पे भी डाला था, ठीक है। तो साल में एक एजीएम मैंडेटरी है। ऐसा एजीएम नहीं करवा रही है तो भाई वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं कर रही है। बहुत सारे अभी आगे पढ़ोगे कि क्या होता है कि हर एजीएम में एक डायरेक्टर रिटायर होता है। अब कंपनी ने एजीएम किया ही नहीं, डायरेक्टर रिटायर ही नहीं हुआ, फिर तो कंपनी को एजीएम करना मैंडेटरी हो जाता है। नहीं किया तो भाई वो प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं कर रही, कंपनी में कॉर्पोरेट एथिक्स फॉलो नहीं कर रही है। तो याद रखना, कंपनी को एजीएम कंडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अब सुनो, एजीएम मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स बैठे, यहाँ पे सब बैठे, मतलब शेयर होल्डर्स बैठे, ऑडिटर भी आया यहाँ पे, बोर्ड भी आया, और सब बैठ के क्या किया, जो भी साल का डिसीजन हुआ ना यहाँ प्रॉपर फाइनल किया। डिविडेंड भी डिक्लेयर करना है यहाँ पे फाइनल किया, मतलब साल भर का जितना एजीएम एक ही टाइम होता है रखना। अब इसको एक्सटेंड करके एडजर्न हो जाता है एजीएम, बट एजीएम एक बार कंडक्ट करा सकते हो। अब साल में मान लो कि चल ठीक है, अब कोई डिसीजन लेना, अब छोटे डिसीजन लेना, उसके लिए साल भर वेट करेंगे एजीएम का, नहीं। उसके लिए होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मान लो तुमने साल भर का तुमने जो काम किया वो एजीएम में बात कर लिया तुमने। अब मान लो कि 1 अप्रैल को, सुनो, एक 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पास करना है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करते हैं, बट डिसीजन लेना होता है शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर डिसीजन लेना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एजीएम कंडक्ट करा है, मतलब 1 सितंबर को, मान लो 30 सितंबर को एजीएम होता है, एजीएम वेट करे। फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल को, 1 मई को और क्या आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट और आया, मान लो 100 करोड़ का आ गया। फिर 1 जून को और बात हुई कि डायरेक्टर अपॉइंट करना है। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है कंपनी में। तो हो रहा है कंपनी में, तो क्या कंपनी वेट करेगी यहाँ तक का?
कि कंपनी एजीएम आएगी, सारा कुछ एक तरह से कॉन्सोलिडेट कर ले, एजीएम आएगी, सब रख देंगे और डिसीजन ले लेंगे, नहीं। इसके लिए क्या कंडक्ट होगा? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये क्या होता है? ये ड्यूरिंग द ईयर होता है। ये ड्यूरिंग द ईयर होगा, मतलब कभी एक स्पेसिफिक डेट नहीं फिक्स है इसका कि आज 22 मार्च को होगा, 24 मार्च को होगा, 6 अप्रैल को होगा। जब भी कंपनी को डिसीजन लेना है ईजीएम कंडक्ट करा सकती है। प्रॉपर नोटिस जाएगा, ऐसा नहीं कि ईजीएम मतलब क्या हुआ आज ईजीएम, ऐसा नहीं। प्रॉपर नोटिस जाएगा, शॉर्ट टर्म नोटिस का टाइम है, वो पढ़ेंगे मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, जब मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट होगा सेक्शन 101 102 वहां पे बताएगा नोटिस का क्या कैसे नहीं क्या नहीं है। तो याद रखना, दो टाइप की मीटिंग देखा हमने, एजीएम और ईजीएम। स्पेशल क्लास मीटिंग क्या होती है? यहाँ पे हाई फाई लोग आते हैं? नहीं, सुनो, कंपनी में दो तीन टाइप के लोग होते हैं। एक डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं, एक शेयर होल्डर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस होल्डर होते हैं। तो मान लो कि बोल दिया गया कि आप ये जो मीटिंग है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग अटेंड करेंगे सिर्फ, ठीक है। या मान लो ये मीटिंग जो है ना, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग ही अटेंड करेंगे। तो वो जो स्पेशल क्लास वाले मतलब, क्लास मतलब क्या हुआ? क्लास डिनोट्स टू शेयर्स, डिवेंचर्स, ये लोग को बोला गया कि तुम डिवेंचर्स होल्डर, मैं एक मीटिंग कंडक्ट कराना हूं, कंपनी ने लोन लिया, ऐसे लिया, तो तुम डिवेंचर जितनी कंपनी को इस कंपनी में अटेंड करोगे। ये भी ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो स्पेशल क्लास मीटिंग क्या हो गया? जब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी लोग को कैटेगराइज किया जाता है, वहां पे स्पेशल मीटिंग होता है। तो तीन टाइप्स के हमने जनरल मीटिंग देखे। क्या देखे? जनरल मीटिंग। कौन कौन जनरल मीटिंग हुए? तीन टाइप्स के। एजीएम कब होता है? कितने बार होता है? एक बार। ईजीएम क्या होता है? ड्यूरिंग दैट कितने बार हो सकता है? जब डिसीजन लेना है ईजीएम करना, लेकिन इसका प्रोसेस होगा। देखो, कुछ भी करने का एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ये नहीं करते कि आज मेरे को ईजीएम कंडक्ट कराना है, ईजीएम मैंने बोल दिया कि आज फोन कर दिया सबको कि ईजीएम होना, नहीं। एक प्रॉपर नोटिस जाता है, नोटिस के बाद उनका कंसेंट आता है, उनको कोई दिक्कत हो बताएंगे, तब एक ईजीएम कंडक्ट होती है। तो इसके भी प्रोसेस है कि इतने दिन पहले नोटिस जाएगा। मान लो कि 21 दिन का नोटिस होता है, मान लो बोल दिया कि नहीं 21 दिन टाइम नहीं है, तुरंत ईजीएम कंडक्ट कराना है, तो शॉर्ट टर्म नोटिस भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कॉल लगाया ईजीएम कंडक्ट आज हो गया। मैंने बोला कि ईजीएम कंडक्ट कभी भी हो सकता है, बट इसका भी एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। स्पेशल क्लास मीटिंग क्या होता है? जो स्पेशल क्लास मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के बारे में बताया गया, मान लो डिवेंचर होल्डर्स बैठ गए, बॉन्ड वाले लोग, उसको बैठा दिया गया स्पेशल क्लास मीटिंग में। अब एक अलग मीटिंग होता है, क्या? सुनो, बोर्ड मीटिंग। ये सारा मीटिंग में कौन बैठ रहा है ज्यादातर? ठीक है। अब शेयर होल्डर्स तो ओनर्स को बैठा दिया, अब बोर्ड मीटिंग वाले बोले कि हम भी तो मीटिंग कर सकते हैं, तो इनके लिए जो मीटिंग होती है वो होती है बोर्ड मीटिंग। इसमें कौन बैठते हैं? डायरेक्टर्स बैठते। कौन है डायरेक्टर? डायरेक्टर का झुंड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड होता है, डायरेक्टर का पूरा ग्रुप होता है। ये प्रोविजन क्या है? ये प्रोविजन पढ़ना है आपको फाइनल में। ये आईपीसीसी में इतना नहीं है कि एक कंपनी को कितनी बोर्ड मीटिंग करनी होती है। बोर्ड मीटिंग मतलब कितने डायरेक्टर्स बैठ के, मिनिमम कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को कंपनीज को 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है साल में। नहीं किया तो ये आपको प्रैक्टिकल के काम आएगा। और यहाँ तो प्रैक्टिकल काम आएगा कि एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है। ईजीएम का प्रोविजन पढ़ेंगे, वही एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर मीटिंग में सब कुछ है। ईजीएम कितना कंडक्ट करना पड़ता है, नोटिस कितना दिन पहले जाएगा। बोर्ड मीटिंग क्या है, ये भी फाइनल्स में है। ये फाइनल्स में, ये सारा आईपीसीसी में है गेम, ठीक है। ये फाइनल्स में कि बोर्ड मीटिंग में कितने दिन पहले नोटिस जाता है। यहाँ नोटिस का टाइम कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, डायरेक्टर्स में 10-15 लोग होते हैं। शेयर होल्डर्स और रिलायंस को कितने शेयर होल्डर्स होंगे रिलायंस के, ठीक है। तो एक लिमिटेड लोग होते हैं बोर्ड मीटिंग में। यहाँ पे प्रॉपर 7 डेज का नोटिस जाता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अभी के लिए। 4 मीटिंग कंडक्ट होती है साल में, मिनिमम 4 मीटिंग है। मैक्सिमम देखो, जहां मैक्सिमम बोलूँ तो मैक्सिमम फिक्स है, वो एक तरह से कट ऑफ हो गया। मिनिमम मतलब क्या हुआ, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, नहीं किया तुमने कॉन्ट्रावेंट कर दिया लॉ को, ठीक है। तो 4 बोर्ड मीटिंग याद रखो नॉलेज के लिए, 4 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है कोई भी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। चलो अब एक बात आते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। इस पर साइट खुलेगा नहीं शायद, मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जीएसटी नंबर पता है किसी को? जीएसटी नंबर क्या होता है? जीएसटी लेने के बाद जीएसटी नंबर आता है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद जीएसटी नंबर आएगा, सिन नंबर आएगा। कितने डिजिट का होता है सिन नंबर? बढ़िया। 21 नंबर बताना मेरे को, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगर मान लो किसी कंपनी को तुम्हें पता करना है कि उस कंपनी वाले सब कुछ जानना है, पता है उसके सिन नंबर सब बोल देता है कंपनी का। जैसे मान लो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, तो बीच का पैन नंबर होता है, स्टार्टिंग का 2 डिजिट स्टेट कोड होता है, लास्ट का ऐसे यूनिक कोड होता है। तो कंपनी का सिन नंबर है ना, उसकी सारी बातें बता देता है। तो सिन नंबर ये सब देखना मैं बताऊंगा, अगर कल क्लास स्टार्ट हो गया तो वेबसाइट खोल के मैं दिखाऊंगा एमसीए साइट पे कैसे जाके किसी कंपनी का सब कुछ, किसी भी कंपनी का बोल रहा हूँ मैं, किसी भी कंपनी का क्या बोल सकता हूँ, सब कुछ चेक कर सकता हूँ। सर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये भी याद कर लो, www.mca.government.in। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंदर जाके ना एक बता देता हूँ, अगर कोई सर्च करना तो मास्टर डेटा, ठीक है,
मास्टर डेटा के अंदर आके जब मास्टर सर्च करोगे ना, वहाँ पे आएगा कंपनी के बारे में डेटा आएगा, मतलब कंपनी के बारे में डेटा, मतलब जो भी तुम्हें कंपनी के बारे में सर्च करना है ना, उसका नाम लिख देना, नीचे कैप्चा कोड लिख देना और वो सर्च डालना, तुम्हें इस कंपनी का सब कुछ खुल जाएगा। क्या क्या खुलेगा? सिन नंबर्स लेके कंपनी के लास्ट एजीएम कब कंडक्ट हुई है, एजीएम मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग साल भर में होती है, हुई भी है कि नहीं हुई है, क्या कंपनी अभी एक्टिव है या कंपनी बंद हो चुकी है, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कंपनी का कितना पेड अप सिक्योरिटी, कंपनी कितने डायरेक्टर्स है, बोल तो सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक आइडिया हो जाता है कंपनी को, किसी कंपनी में जानना हो ना अच्छे से, तो एमसी वेबसाइट पे जाना, मास्टर डेटा पे जाना और नीचे कंपनी का नाम लिख देना। मान लो रिलायंस जियो लिख दिया तुमने, इन्फोसिस लिख दिया तुमने, इसके अंदर टाटा लिख दिया, टाटा के कोई भी लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी जानना हो कंपनी के बारे में सब तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे। लास्ट एजीएम क्या कंडक्ट हुई, सब कंडक्ट हुई क्या, ठीक है। चलो एक चीज और बताओ, देखो यहाँ नहीं, चलो टाइप्स ऑफ कंपनी बताओ, किसी को पता है कितने टाइप से कंपनी होती है? वो तो ठीक है, वो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कितनी टाइप्स की, मतलब टाइप कंपनी कितने प्रकार की होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, स्मॉल, कितने आइडिया है कितने टाइप की कंपनी होती है? कितनी बताओ। देखो बेसिकली समझ लो कितने टाइप की होती है, समझ लो। एक होती है ओपीसी, ठीक है। देखो मैं हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर बनवा के दे दूंगा, ठीक है, इतना बना के दूंगा, आप लास्ट के 1.5 डे रिवीजन करोगे ना, फाइनल्स वाले भी आराम से देख के कंप्लीट कर रहे हो उसको, तो आप खुद देखोगे। आप स्टडी मैट से मैंने स्टडी मैट को डिफाइन करके बनाया हूँ और मैं हर नोट्स के जैसे कॉन्सेप्ट उसके नीचे एक एग्जांपल डाल लिया हूँ कि आपके लिए वो गो थ्रू करना ईजी हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया तो, ठीक है। तो ये सब जो नोट्स है ये सारे नोट्स के पार्ट रहेंगे। अब मैंने क्या बताया, ओपीसी प्राइवेट कंपनी। अब मैं थोड़ा ना कंपनी पहचानना जानूंगा आपको, कंपनी कैसे पकड़ते हैं, कौन का पब्लिक है कौन प्राइवेट है। बताओ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर कैसे पता करोगे? मतलब अगर ऊपर से देखना हो तो कैसे, ठीक है, ये तो चलो पता है। यहाँ पे कोई भी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा और ये डायरेक्ट लिमिटेड लिखा रहेगा, चलो ठीक है। कंपनी में मेंबर्स मिनिमम कितने होते हैं, इसको और डिराइव करेंगे आगे जाके, आराम से आराम से। ओपीसी में मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2, ठीक है, मैक्सिमम उसके ऊपर चला गया तो पब्लिक बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है। पब्लिक में मिनिमम, मैक्सिमम, चलो ठीक है, ये तो पता है। डायरेक्टर्स का पता है कुछ? देखो डायरेक्टर भी आइडिया कर लो, प्रैक्टिकल के आइडिया कर लो। मान लो ऐसे सुनो, कोई आपके पास क्लाइंट आया, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी सीखते जाओ, मजा आएगा प्रैक्टिकल सीखते जाओगे तो। कोई क्लाइंट आया, प्रैक्टिकल मैंने फील किया, अब इसने मेरे को फोन लगाया कि मेरे को कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है, मैं बोला ठीक है, तो उसको सामने होकर पता नहीं कौन सी कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है, बस बोला कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है। बोला कि कितने लोग हैं, बोला कि सर 3 लोग मेरे पास हैं, ठीक है, 3 लोग उसने बोल दिया, तो कौन सी कंपनी यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं? प्राइवेट। उसको सजेशन देना था कौन सी कंपनी सजेशन दे सकते हैं, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट बोल दिया हमने। अब उसने पूछा क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, मैं देखो सर मेंबर्स आपके मिनिमम 2 से 200 चाहिए, मिनिमम तो आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब सर आपको डायरेक्टर ही बनाना पड़ेगा। अब कंपनी में जरूरी नहीं है मेंबर्स बन के भेजा जाते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स ही बनने पड़ते हैं, कि जो कंपनी आपने ओनर, कंपनी तो मेंबर्स क्या होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के, अब कंपनी रन कौन करेगा, डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये भी सजेशन देना कि ये देखो ये पार्ट नहीं तुम्हारा सिलेबस का थोड़ा सा, बट एक आइडिया के बता रहा हूँ कि डायरेक्टर भी आइडिया लेके चलना कि हाँ ओपीसी में 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर। तो मतलब इस क्लाइंट को हमने क्या सजेशन दिया, कितने डायरेक्टर तुम्हारे बनेंगे, 2। सर इसने बोला कि जो 3 मेंबर है ना वो तीनों डायरेक्टर बना दो, बना सकते हैं? नहीं, मैं क्या बोला, वर्ड बोला, ये यहाँ पे लिखा मिनिमम। अब सुनो यहाँ पे लिखा मिनिमम, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। सर 5 डायरेक्टर बोल दिया, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी प्रोविजन है, मैक्सिमम कितना अभी नहीं पढ़ना, बट याद रखना वर्ड हमेशा आता है मिनिमम और मैक्सिमम में, वर्ड हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, कुछ और ज्ञान बातें लेते हैं, ओवरव्यू करते हैं क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब बात है रिजोल्यूशंस की। अब मैंने क्या बताया, मीटिंग्स 3 टाइप के, 2 टाइप, 3 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, एजीएम, ईजीएम, स्पेशल क्लास की मीटिंग। इधर क्या हो गया, बोर्ड मीटिंग। अब उस मीटिंग में क्या होगा, लोग लड़ेंगे बैठ के आके, क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे पहले। अब उस डिसीजन को फाइनल कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन पास करके। मान लो कंपनी ने एजीएम करवाया, ठीक है, अब कंपनी ने क्या लिया, डिसीजन लिया। मान लो 2 डिस्प्यूट चल रहे थे, एक बोल रहा था कि ये एक ब्रिज बनेगा और एक बोला था कि रोड बनेगा। अब इस पे ना 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। अब डिसीजन लिया मान लो शेयर होल्डर्स ने, अब शेयर होल्डर्स को डिसीजन तो ले लिया, अब डिसीजन को फाइनल कैसे करना है। मान लो लिखा हुआ है लॉ में कि जो भी 100 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हो या 100 करोड़ होगा उसमें ओआर पास होगा। अब देखो 2 टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, क्या क्या, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस और एक
स्पेशल रेजोल्यूशन। अब बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है? ये तो पढ़ा होगा यार तुम लोग ने। मैंने कंपनी सेक्टर देखा था सिलेबस फाउंडेशन का, इतना तो था शायद। रेजोल्यूशन ये सब नहीं था, नहीं था। चलो अच्छा चलो ठीक है। देखो ओवर ऐसा पास होता है। देखो नॉर्मली रेजोल्यूशन लिखा रहने कहीं पे तो कंफ्यूज मत होना। मतलब देखो क्या बोला, जनरल मीटिंग लिखा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, मतलब वो तीनों की बातें कर रहा है। अंदर बोल दे एजीएम तो एजीएम, ईजीएम तो ईजीएम, स्पेशल तो ईजीएम। रेजोल्यूशन लिखा हुआ तो दोनों की बात कर रहा, अभी क्लियर नहीं, लॉ भी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे क्या पास होना है। ठीक है, जहां पे रेजोल्यूशन लिखा रहा है वहां पे याद रखना, अगर ओआर है और एसआर है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ओआर मतलब क्या हुआ? मेजोरिटी। ओआर मतलब क्या हुआ? मेजोरिटी मतलब 4 ने हाँ बोला, 5 ने ना बोला, तो ये ना जीत गया। ठीक है, मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूं, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। लोग 50% को भी ओवर बोल देते कभी कोई, नहीं, यहां वर्डिंग है मेजोरिटी। ठीक है, जहां तुम्हारा वोट अगेंस्ट या वोट फेवर एक्सीड कर जाए सामने वाले अपोजिशन से। मान लो 10 लोग ने बोला हाँ, अब मान लो ओवर पास करना तो क्या बोलना पड़ेगा 11 लोग को? ना। तो ये ना वाला रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव पास हो सकता है। मान लो जरूरी है ना बोलना पड़े किसी को, 8 ने हाँ बोला तो रेजोल्यूशन कैसे पास कर सकते हैं इसको? 9 ने ना, या मान लो 7 ने हाँ बोल दिया, 8 ना बोल के अपना ओआर पास कर सकते हैं। तो ओआर मतलब ये मत समझना 50%। क्या होता है ओआर मतलब? मेजोरिटी। मेजोरिटी 50% आती है, नहीं आती है। अब सर क्लैश कर गया 50% तो चेयरपर्सन के पास मीटिंग हो जाएगा, चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, उसका मीटिंग में पढ़ना है। बट एक नॉर्मल समझो, ओआर क्या होता है? मेजोरिटी। 50% मत लिख के आ जाना एग्जाम में। एग्जाम में यही गलती लोग करते हैं कि ओआर मतलब लिख देते हैं कि हाँ जहां 50% पास होता है, मैं भी स्टार्टिंग यही करता था, 50% लिखा। नहीं, वर्डिंग साफ लिखिए मेजोरिटी। और मेजोरिटी का 50% आती है, मोर देन 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना मेजोरिटी ओआर के लिए। अब एसआर क्या लिखा हुआ है? स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा बताओ? यहां पे साफ लिखा है 3/4, मतलब 75% भी हुआ ना तो एसआर हो जाएगा। तो वर्डिंग याद है ना, वहां पे मेजोरिटी नहीं लिखा है। यहाँ पे दोनों में वर्डिंग, देखो लॉ वर्डिंग पकड़ने का गेम में, वहां लिखा है मेजोरिटी। मेजोरिटी हमेशा 50% एक्सीड करके आती है, चाहे 50% टू भी क्यों ना हो जाए। और एसआर में क्या लिखा है? 3/4। 3/4 ऑफ वोस्ट अगेंस्ट या वोस्ट फेवर, तो 3/4 मतलब क्या हुआ? 75%। तो यहाँ 75% भी चलेगा, यहाँ पे 50% नहीं चलेगा। तो ये रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्डिंग समझना, इंपॉर्टेंट समझना कि रिजोल्यूशंस ओआर, देखो दो ही टाइप रेजोल्यूशन पास होते हैं। अब सर ओआर का पास होता है, एसआर का पास होता है, ये बताओ? ये कोई नहीं बता सकता है। हर जगह लॉ में अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ओआर पास होगा। मैक्सिमम नंबर बोर्ड डायरेक्टर, मान लो 15 डायरेक्टर मैक्सिमम है, 16वां डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो एसआर पास होगा। कंपनी को लोन देना है तो ओआर पास होगा। कंपनी से लोन लेना है तो एसआर पास होगा। तो हर जगह अलग अलग बातें, तो ये याद नहीं कर सकते तुम, और ये एग्जाम में आते भी नहीं है। एग्जाम में क्या याद रखना है? ओआर कब पास होगा और एसआर कब पास होगा। चलो ठीक है, हाँ एसआर पास नहीं। मान लो लॉ में लिखा हुआ है कि तुमको लोन चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़ का लोन है और कंपनी को एसआर पास करना है। अब भाई एसआर पास करना 74 तुमने बोल दिया, क्या एसआर पास हुआ? एसआर पास मतलब क्या बोला? 3/4। 74 का भी 3/4 होता है, तो नहीं हुआ भाई, तुमने 100 करोड़ लोन पास नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अब लिख दिया ओवर पास करना है तो 50%, कुछ लोग भी आ गए परसेंटेज, 50% एक्सीड कर गया ना, मेजोरिटी एक्सीड कर गया ना, तो बात खत्म, तुम्हारा लोन पास होगा, लोन पास, ओवर पास। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बेसिक बता दिया क्या क्या होता है, क्या क्या, थोड़ा और बेसिक सुन लो, आगे ज्ञान की बातें ले लो थोड़ा सा। कोरम क्या होता है? देखो ये सब वर्डिंग याद, देखो वर्डिंग पकड़ना जरूरी है। वर्डिंग जान लोगे, जैसे रेजोल्यूशन क्या होता है देख लिया हमने, जनरल मीटिंग क्या हो गया देख लिया हमने, अब कोरम क्या होता है, ये नया वर्ड होगा आपके लिए भी। सुनो, कोरम कुछ नहीं होता है। मान लो कि आज एजीएम हुआ, ठीक है, या मान लो एनुअल जनरल मीटिंग हुई, या मान लो क्या हुई, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। कोरम होता है कि मान लो कोई भी डिसीजन लेने जा रहा है ना कंपनी, तो मिनिमम इतने लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। देखो नोटिस तो सबको जाएगा, नोटिस के, देखो मान लो कंपनी में एजीएम में 100 मेंबर्स है, ठीक है, नोटिस तो सबको जाना है, मतलब भाई हम बुलावा देंगे तुमको कि तुम आओ, बट जरूरी तो नहीं ना 100 लोग इंडिया में ही हो, या मान लो कोई अपना बिजी हो शेड्यूल में। अब इसमें से मान लो 10 ही लोग आए, या मान लो बोर्ड ऑफ मीटिंग में 100, मान लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 लोग थे, नोटिस सबको दिया हमने, इसमें आए 3 ही लोग। क्या ये 3 लोग डिसीजन ले सकते हैं? मतलब क्या 3 लोग ओआर एसआर पास कर सकते हैं? तो ये कोरम बताता है कि मिनिमम अगर मीटिंग में लोग आए ना तो इतने लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए सेक्शन में पढ़ेंगे, बट आइडिया ले लो। कोरम क्या होता है? कोरम क्या बोलता है, कोई भी डिसीजन, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो ना, तो मिनिमम कम से कम कोरम बताता है कि इतने लोग होने चाहिए। मतलब 1/3 हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2/3 हो गया, मतलब जितने डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर है ना, तो 10 डायरेक्टर का 2/3 कम से कम यहाँ पे मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करे तो इतने लोग होने चाहिए कोरम के लिए। नहीं है तो वो रेजोल्यूशन वॉइड हो जाएगा।
अगर पास हो गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे कि कंपनी में 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स है, नोटिस सबको जाएगा, नोटिस प्रॉपर जाएगा, नोटिस नहीं गया तो वो डिफॉल्ट है कंपनी का, फिर तो कॉन्ट्रावेन कर दिया। अब वो 100 मेंबर्स है, उसमें से मान लो कि अब मान लो तुम ही लोग हो 100 लोग, मैं बोलूंगा चलो यहाँ पे पार्टी है, तुम 10 100 में से शायद मुझे लगता है 10 ही लोग आ पाओगे। अब क्या वो 10 लोग आके वहां पे पार्टी में डिसीजन ले पाएंगे? अब तो वो 10 लोग आने का क्राइटेरिया क्या बताया, कम से कम कितने लोग होने चाहिए मिनिमम, वो कोरम बताता है। सब लोग आ गए तो बढ़िया बात है, बट कोरम बताता है कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए जो मीटिंग में आए हैं और मीटिंग में बैठ के रिजोल्यूशन पास करे। इतने लोग नहीं हो पाए तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, और हो भी गया तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से वो एक वॉइड अब इश्यू होता है कि स्टार्टिंग से कैंसिल, एक होता है कि अभी पास किया, अभी से हम इसे कैंसिल कर दिए हुए। ठीक है, तो ये याद रखना कोरम का मतलब क्या होता है। नोटिस क्या होता है, मीटिंग कंडक्ट करवाना है, मान लो मेरे को तुमको नोटिस भेजना है, मैंने तुम्हें क्या किया, एक ड्राफ्ट लिखा कि आपका नाम लिखा है यहाँ पे कि हमारी मीटिंग होने वाली है इतने इतने तारीख को, क्या आप प्रेजेंट होने वाले हो, अपना कंसेंट बताओ, ये बताओ, तो एक नोटिस ड्राफ्ट करके भेजते हैं। तो याद रखना दो चीज होता है, नोटिस भेजना हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी कौन, कंपनी की। कंपनी नोटिस मैंडेटरी भेजेगी, अगर किसी डायरेक्टर को नोटिस नहीं गया तो सोचो कंपनी के उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। अब ये डायरेक्टर चाहे तो कंप्लेन भी कर सकता है, और ये जो रेजोल्यूशन पास भी होना इसके बिना वो वाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना नोटिस देना मैंडेटरी है कंपनी को। आगे पढ़ोगे बहुत चीज है, नोटिस मैंडेटरी, नोटिस नहीं दिया तो ये तुम क्या करो, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, कंपनी में अत्याचार, मेंबर से अत्याचार कर रहे हो, मतलब तुम्हारा क्या दुश्मनी है उसको, भाई उसको नोटिस नहीं दिया, तुमने बताया नहीं कि हमारी मीटिंग होने वाली है, डिसीजन लेने वाले हो। अब ये नहीं है इसका मर्जी, बट नोटिस देना क्या है, मैंडेटरी है। अब ये मान लो ये आ गया, अब ये आ गया, तुम चेक करेंगे कोरम में कितने लोग है कि नहीं जो डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, मेन स्टार्ट करते हैं प्रीलिमिनरी। ठीक है, थोड़ा रिकॉल करते हैं, 2 मिनट लगे, दो रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, जनरल मीटिंग कितने टाइप के होते हैं, ईजीएम क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर होता है, एजीएम क्या होता है, साल में होता है, स्पेशल क्लास मीटिंग क्या होता है, कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर प्रेजेंट हो जाए। रिजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन, ओवर क्या होता है, मेजोरिटी वाले। ठीक है, मेजोरिटी मतलब 50%, मोर देन 50%, जो भी हो जाए। एसर क्या होता है, मोर देन नहीं 75%। यहाँ पे कंफ्यूज मत करके आना एग्जाम में, मोर देन 75% लिख के आ देना। ठीक है, हाँ, मोर देन इक्वल टू, ठीक है 75%। ये सब क्या हुआ, बेसिक हो गया। नोटिस मैंडेटरी है देना, अब वो बंदा नहीं आया तो उसकी गलती, भाई वो नहीं आया, हमने तो अपना कंपनी में एप्लीकेशन पूरा किया ना नोटिस देके। चलो अब देखो सारे सेक्शंस बटे हुए हैं, टोटल हमारे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है। ठीक है, डर मत जाना, हमें पढ़ना है 148 तक पढ़ना है आईपीसीसी में। फाइनल में अच्छा खासा सिलेबस है, 149 से लेके 470 तक है। ठीक है, लेकिन मजा फाइनल में ज्यादा आता है, बता रहा हूँ, बस डरना मत। फाइनल बहुत बहुत मजेदार है। फाइनल देखो ये है ना, आईपीसीसी 30% प्रैक्टिकल है ना, तो फाइनल 70% प्रैक्टिकल है। और फाइनल आते हैं तब ये सब वेबसाइट देखना सीख जाओगे ना, एमसीए क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब जाके चेक करना। mca.government.site पे जाना, वहाँ पे साइट में लिखा होगा माई वर्क स्पेस करके लिखा होगा, वर्क स्पेस करके लिखा होगा, वहाँ पे कंपनी का नेम डालना और कैप्चा कोड डालना, ज्यादा कुछ पैसा नहीं मांगेगा आपसे। और कंपनी का डिटेल देखना, अंदर डायरेक्टर कौन कौन होंगे देखना, उसमें डायरेक्टर लोग होंगे, मुकेश अंबानी होंगे, रिलायंस के चेक करना होगा, चेक करना उसके अंदर वो भी चेक कर सकते हो वो कितने कंपनीज में और डायरेक्टर है। तो एक बार ये सब ना थोड़ा प्रैक्टिकल करते चेक करते जाना। चलो सेक्शन 1 दैट इज, अब ये क्या होता है प्रीलिमिनरी, ये आप बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, ये बुक का जो मेन हेडिंग होता है ना, ये आपको बताता है, जिससे बुक की कोई भी बुक आप उठाते हो ना, उसके अंदर क्या लिखा रहता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या बातें हैं, तो ये हमारा प्रीलिमिनरी डिसाइड करता है। मतलब ये क्या होता है सुनो, इज लाइक हेडिंग ऑफ बुक, मतलब कौन कौन सा एक्ट, कौन कौन सा सेक्शंस, इसमें कौन कौन सा रेगुलेशंस, कौन कौन सा शेड्यूल लिखा हुआ है, वो सारा प्रीलिमिनरी लिखा हुआ है। याद करना है सर सेक्शन 1, सेक्शन 1 बिल्कुल याद नहीं करना। जो एक्ट उठाओगे ना उसका सेक्शन 1 क्या होने वाला है। मान लो आज आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, कल आप जीएसटी एक्ट पढ़ोगे, सेक्शन 1 क्या होने वाला है, अब एक इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये कंपनीज एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो और सुनो, ये कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुनते जाओ। कंपनीज एक्ट, ठीक है 2013 कंटेंस 470 सेक्शंस, सब पढ़ना है हमें, सब पढ़ना है, बट अभी नहीं पढ़ना है, अभी 148 तक पढ़ना है। फाइनल्स में 149 से जो भी 470 तक है वहां पढ़ना है। ठीक है, अब ये सारा कैसे बटा हुआ है, चैप्टर्स में। चैप्टर्स मतलब हमने जो भी पीछे नाम देखा ना, वो सारे चैप्टर्स के नेम है। 29 चैप्टर्स में ये पूरा कंपनीज एक्ट बटा हुआ है।
ठीक है। तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 डिफिनेशन, चैप्टर 3 मीटिंग्स है, ऐसे कर चैप्टर वाइज नेम है। तो अब चैप्टर नेम को ऊपर नीचे मत करना, कुछ ही चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं। जब मैं लास्ट देखा ऑडिटर चैप्टर था ना, लास्ट में हमने नोटिंग किया था, बस वहीं तक हमें आईपीसीसी में पढ़ना है, कंपनी लॉ में ऑडिटर चैप्टर तक, ठीक है। उसके बाद कहाँ पढ़ना है, फाइनेंस में आ जाएगा। तो एक अच्छा खासा कंपनीज एक्ट हमें पूरा कवर करना है अपने ये दोनों जर्नी में, आईपीसीसी या फाइनेंस में, ठीक है। तो चैप्टर्स नेम वाइज लिखा हुआ है। अब सुनो, अब मेन बात सुनो, बहुत चीजें क्या होता है, दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कौन एक्ट बोल रहा है, कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोल रहा है, कहाँ कहाँ है, होल ऑफ इंडिया। अगर मान लो कोई बैंगलोर में कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही है, क्या उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, लगेंगे। जम्मू कश्मीर में हो रही है तो लगेंगे, ठीक है। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही है, अगर ये बोल दे कि हम पे ये सेक्शन नहीं लगने वाले, तो भाई प्रिलिमिनरी हमारा बताता है कि तुम्हारा ये जो सेक्शन है, सेक्शन 1, ये बताता है कि ये कंपनीज एक्ट होल ऑफ इंडिया पे है। मतलब तुम इंडिया में किसी भी कोना पे है ना, कोई कंपनी बनाओगे ना, अगर वहां पे 470 सेक्शन सारे तुम पे क्या लगने वाले हैं, एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने यहाँ पे कंपनी बनाई तो हमारे सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। हमने बैंगलोर बनाई, हमने मुंबई बनाई, चेन्नई बनाई, पटना बनाया, बिहार बनाया, ठीक है, पक्का। चलो, सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स। अब देखो एक चीज बताता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ना एक और कंपनीज एक्ट था, कोई आइडिया है, 1956। तो उसको क्यों अमेंड किया गया, या मान लो क्यों हटाया गया उसको, बहुत सारे चीजें थी जो उसमें सही से ड्राफ्ट नहीं थी। मतलब आप उसमें डेफिनेशन देखोगे ना, जैसे मैंने बताया ना डिक्शनरी टर्म में डेफिनेशन हुआ है, तो उसमें डेफिनेशन बहुत ऊपर नीचे था और बहुत चीजें ड्राफ्ट सही से नहीं थी। तो उसको चेंज करके क्या किया 1956 के बाद 2013 हुआ। बट अभी भी 2013 है ना, सही से ड्राफ्ट नहीं हुआ है। मतलब कुछ सेक्शंस आ रहे हैं और कुछ सेक्शन अभी आना बाकी है, ठीक है। मतलब सेक्शन कम्स इनटू फोर्स, मतलब वंस, मतलब क्या, एक बार मान लो 225 सेक्शन लिया आया, अब उसके रिमेनिंग सेक्शन जो है ना, रिमेनिंग सुनो क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो सेक्शंस आने थे, मान लो कि कंपनीज एक्ट में मैंने क्या बोला 470 सेक्शंस है। मान लो 300 सेक्शन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ना, जब कंपनीज एक्ट बना था 2013, बोल दिया 300 सेक्शन आ गए कंपनीज में। बट रिमेनिंग सेक्शन जो थे वो बोला गया कि सीजी क्या करेगी, टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी। जैसे वाइंडिंग के सेक्शन 300 के बाद अभी जाके आपके आईपीसीसी टैब के लिए सेक्शंस एक बैग पूरा आ चुके थे, ठीक है। फाइनल में बहुत सारे सेक्शन थे जो 300 के आगे जो सीरीज थे, या मतलब 250 के जो सीरीज थे, वो धीरे धीरे सेंटर में क्या करी थी, ला रही थी। मतलब 2014 में 4 सेक्शन ले आया, 15 में 10 सेक्शन लिया है। तो एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं आई थी, ये भी ड्राफ्टिंग आई थी पर परफेक्ट आई थी, बट एक प्रॉपर वे में नहीं आई थी। बहुत सारे सेक्शंस अभी लेने आने बाकी थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है, ज्ञान की बातें हैं। चलो चलो, कंपनी क्या होता है अब मेरे को ये बताओ। लॉ मैंने पूछा, लॉ का आंसर आया, अब कंपनी क्या होता है। हाँ नहीं नहीं, मैं कंपनी के वो नहीं पूछा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा हूँ, या कंपनी का अंडर इन्हीं कंपनी इनकॉर्पोरेट, ठीक है, बढ़िया है। चलो, क्या बोला मैंने, सिंपल पूछा ये कंपनी क्या है, कंपनी क्या होती है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब 2013। मतलब मान लो कि आज आप जाके आगे कोई कंपनी बनाने वाले हो, तो आप 1956 कंपनी एक्ट के तहत बनाओगे नहीं ना। अब तो तुम जो भी कंपनी बनाओगे क्या होगा, वो 2013 के तहत बनाओगे। जो भी स्पाइस फॉर्म आया, फाइल किए, वो कंपनीज बन गया, तो कंपनी हो गया, तुमने खड़ा कर दिया कंपनी, कंपनी बोल दिया। बट कोई ऐसी कंपनी है जो क्या, जैसे मान लो कोई ऐसी कंपनी रिलायंस टाइप की हुई जो 1971 की इंकॉर्पोरेट है, अब मान लो वो इस एक्ट में आ गए, अब उसने कुछ प्रोविजन किया, तो हम बोलेंगे तुम कंपनी नहीं हो, तुमको तो बोलेंगे तुम भी तो कंपनी हो, ठीक है। तो कंपनी को वास्ट किया गया, क्या बोला, देखो जो इस एक्ट में बनी हो। अब इस एक्ट में कौन बनेगी, जो 2013 के बाद कंपनी इंकॉर्पोरेट होगी। आज जाकर तुम कंपनी खोलोगे, मैं कंपनी खोलूंगा, तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, 2013 वाली। बट मान लो रिलायंस कंपनी, इसने कुछ मान लो सेक्शन 32 का उल्लंघन किया, अब बोले, ये बोल दिया कि मेरे पास तो ये एक्ट लगता ही नहीं है। तो हमने कब बोला नहीं लगता है, हमने तो डेफिनेशन लिखा ना, कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट इज 1956 या उससे पहले भी जो होगी अपनी, ठीक है। तो याद रखना 1956। तो 1956 एक्ट के तहत कोई कंपनी बनी होगी, अगर उसने कुछ कॉन्ट्रवेन किया, तो ये नहीं बोल सकते तुम कंपनी नहीं हो। तो कंपनी डेफिनेशन क्या बोल दिया, 2013 वाली कंपनी भी
और 1956 वाली कंपनी भी, दोनों क्या हुई, कंपनी के डिफिनेशन में आ गई। मतलब दोनों कंपनी ने कुछ भी गलत किया तो भैया 470 का प्रोविजन तुम पे सारा लगने वाला है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम पॉइंट। देखो एग्जाम पॉइंट भी से डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। अब कोई कंपनी बनती है, मान लो कि स्पेशल बॉडी बनाती है स्पेशल एक्ट के तहत, मान लो RDAI, कोई पता RDAI क्या होता है? क्या बताओ? इंश्योरेंस वाली जो कंपनी तो RDAI एक्ट के तहत बनती है, ठीक है। तो मान लो कोई स्पेशल एक्ट, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब कोई स्पेशल एक्ट से कंपनी बनी है, जैसे, ठीक है। तो अब वो कंपनी बनी है, अब वो स्पेशल एक्ट मतलब RDAI एक्ट से बनी है। अब क्या उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? होंगे, पक्का होंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बनी है कंपनी तो उस पर होंगे, पक्का होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आ रहा है, सुनो। मान लो बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बनी है, ठीक है, सुनते जाना। इसमें इसके प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि अगर ये कोई डिपॉजिट देगी, सुनते जाना, मेरा आंसर एक बार आना चाहिए तुम्हारा आंसर, ठीक है। डिपॉजिट देगी 50 लाख का, सुनते जाओ, वो OR पास करेगी। क्या पास करेगी? OR क्या होता है? मेजोरिटी। रिवीजन करते जाओ, रिटेन हो जाएगा। मतलब 50 लाख का डिपॉजिट क्या लेगी 50 लाख का, तो वो कंपनी क्या, बैंकिंग कंपनी क्या पास करेगी? OR पास करेगी। मतलब कुछ, मतलब 50 लाख मान लो, ये 50 करोड़ मान लो, जो भी एग्जांपल है, OR पास करेगी। अब सेम बोल दिया कंपनीज एक्ट में कि अगर डिपॉजिट ली, मतलब डिस्प्यूट आ रहा है कंपनीज एक्ट में, मान लो लिखा हुआ सेक्शन 32 में बैंकिंग एक्ट के लिए, अगर डिपॉजिट लिया कंपनी ने, बैंकिंग कंपनी ने 50 लाख का, तो एसआर पास होगा। अब किसकी सुनोगे? बैंकिंग। क्यों? ठीक है। तो ये एक बात याद रखना, हाँ एक बात याद रखना, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन वे भी लिखते चलना। अगर कोई स्पेशल एक्ट के तहत कोई कंपनी बनी हुई है, अगर कोई क्लैश आता है दोनों के बीच में, तो हम किसकी सुनेंगे? स्पेशल एक्ट के तहत वाली की। हम कंपनीज एक्ट बोलेंगे तो रुक जा, क्योंकि स्पेशल एक्ट इसके लिए बना हुआ है। जहां क्लैश नहीं आया वहां कंपनीज एक्ट में चल सकता है वहां पे, ठीक है। तो क्लैश हमेशा याद रखना, क्लैश के टाइम पे कहां सुनना है हमें? स्पेशल एक्ट वाला। चलो, तो इसकी लाइन क्या है लॉ में? सुनो, इसकी लाइन ये है, देखो समझने को तो समझ आते हैं, थोड़ी लॉ की लाइन भी देखते चलना। सर लॉ की लाइन पूरी लिखनी है एग्जाम में? नहीं, पूरी नहीं लिखनी है लॉ की लाइन, कि मतलब कि पूरा लम कॉपी पेस्ट लगता है कोई ही कर पाएगा, लेकिन कुछ वर्डिंग लॉ की लिखनी है। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं लिख सकते कि मान लो 50% एक्सीडिंग वोटिंग राइट लिख दिया आपने, बट वो वर्ड आनी चाहिए क्या? OR। और लॉ की ड्राफ्टिंग याद रखना, कहीं भी आंसर लिखो ना IPCC डेज में, बंदा चेक करने वाले को पता नहीं है वो लॉ पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, उसको भी नहीं आइडिया होता है लॉ में क्या चेक कर रहा है। उसके पास क्या आता है? सजेस्टेड आंसर, ठीक है। अब वो मिलेगा, मैचिंग करेगा तो वो नंबर देगा, नहीं मिलेगा तुम्हें काट देगा। नंबर बहुत तेज काटता है, मतलब क्या बोलो, ऐसे ऐसे तुम्हें देखने मिलेगा, 4-4 पेज में ऐसे ऐसे देखने मिलेगा ही नंबर। तो ऐसा नंबर मैं कॉपी शेयर कर दूंगा तुम्हारे से, अपनी कॉपी, ठीक है। तो ऐसे नंबर काटता है वो, तुम्हें देगा ही नंबर। मतलब उसके पास सजेस्टेड आंसर आया और उसका आंसर वो आया, वो पक्का ऐसे 4 पेज तो मेरे ऐसे ही गए थे। 4 पेज मेरे को यही देखने मिला, मेरे को टिक कहाँ लगा, कहीं लगा हुआ है। 4 पेज मेरे को ऐसे ही देखने मिल रहा था, लाइन से 4 पेज, मतलब इतना बर्बाद करके 20-25 मिनट मैंने इस पर, ठीक है। तो याद रखना, लॉ में लिखने समय भी तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अंडरलाइन नहीं करोगे, अंडरलाइन, उसको कीवर्ड नहीं मिलेगा। तो OR पास कर रहे हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पूरा वर्ड लिखना, शॉर्टकट मत लिख के आना लॉ के एग्जाम में। सबसे बड़ा ब्लंडर होता है शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट लिख के मत आना। चलो, बिल्कुल नहीं, लॉ के एग्जाम में मजे मत लेना उससे, नहीं तो वो तुम्हें मजे ले लेगा नंबर काट के, ठीक है। चलो, अब क्या लिखा है सुनो, इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये एक्ट अप्लाई होता है इंश्योरेंस कंपनी भी, एक्सेप्ट, मतलब दिस एक्ट अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर अब यहां मेन वर्ड आएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब जब दो जगह क्लैश हो ना, तब कहां पे हमें क्या अप्लाई करना है? अब देखो एक चीज सुनो, अब तुम्हें ये वर्डिंग लिखने में पता चल, ये मैंने वर्डिंग लिख दिया, ठीक है। अब ये वर्डिंग पहले बंदा पढ़ेगा ना, समझने में उसको 10 मिनट लग जाएगा। ये क्या लिखा है? इंश्योरेंस कंपनी, दिस एक्ट अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज द ऑन द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। ये समझने में 10 मिनट लग जाता है। तो इसका सिंपल एक क्रक्स क्या निकला कि जहां भी क्लैश हुआ कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट में, तो हमें किसका सुनना है? ये जो लिखा है ना यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन, और ये एक्सेप्ट लिखा है ना, ये वर्डिंग से हमें क्या समझ आया? जहां भी क्लैश हुआ हमें किसका सुनना है?
स्पेशल एक्ट का। और स्पेशल एक्ट में बहुत कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। तो अंदर है ना स्टडी मैट में लाइन से लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, मैं बताता हूँ, बैंकिंग कंपनीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे, और एनी अदर स्पेशल एक्ट, जो भी स्पेशल एक्ट के तहत बनेगा। तो एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आएगा, ये वर्डिंग आएगा। वर्डिंग क्या आएगा आपके लिए? ये वर्ड आएगा, ठीक है। हमें क्या पता कौन सा एक्ट स्पेशल एक्ट के तहत बना है कि नहीं बना है? तो आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन, ये आपको हिंट देगा कि हाँ ये जो बैंकिंग कंपनी है, या मान लो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, या जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ये कैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, ये कैसे रेगुलेट होती है? स्पेशल एक्ट के तहत। अब दो क्लैश आ गया, किसको फॉलो करना है हमें? स्पेशल एक्ट को, ठीक है। चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एबीसी लिमिटेड वाज, अब देखो ये कॉन्सेप्ट चेक मेरा कुछ अपना नहीं है, ठीक है। मैंने स्टडी मैट ही निकाल दिया है, क्योंकि मेरा मानना है, और जितना मैं पढ़ाया था और जितना मैं खुद भी पढ़ा हूँ, स्टडी मैट कर लोगे ना तो अगर तुम्हें एक बार में पास करने से कोई नहीं हो सकता, मैं गारंटी बोलता हूँ। उसके नहीं पास किया तो मेरे को आगे बताना। स्टडी मैट क्या होता है? नहीं, बाइबल कुरान जो बोलना है उसको, जो बोलना है बोलो, गीता होता है जो बोलना है बोलो, स्टडी मैट ही आपका सब कुछ है, ठीक है। स्टडी मैट पर अभी फोकस करो। आप जाकर सीनियर्स का इंटरव्यू देख लो, रैंकर्स का इंटरव्यू देख लो, जिसका इंटरव्यू देखना देख लो, उसने क्या बोला थ्योरी पेपर के लिए, मैं थ्योरी पेपर के स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। स्टडी मैट बहुत सारे लोग चेंजेस करेंगे, बट मैं अपने नोट्स बनाऊंगा ना तो मैं स्टडी मैट लेके बैठता हूँ, मैं स्टडी मैट लेके घूमता हूँ अपने फाइनल्स के जो भी है, मैं स्टडी मैट को ही फॉलो करता हूँ। तो मैंने कोई फाइनल्स में स्पेशल क्लास नहीं लिया किसी का भी, हमारा आईपीसीसी डेज में। स्टडी मैट को फॉलो करो, आराम से हो सकता है स्टडी मैट से भी, ठीक है। और स्टडी मैट लेकिन हाँ कुछ वर्डिंग ऐसा है कि आपको दिक्कत देगी, जैसे ओआर पास करना, एसआर पास करना, ये सब आपको जानना होगा कैसे क्या होता है। तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको समझाते चलूंगा, सब कुछ बेसिक्स समझाते चलूंगा। चलो ठीक है, कंसेप्ट चेक करते हैं। एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड on 1/1/1972 under the Companies Act 1956। अब बताओ लिखा हुआ है सो वेदर द सेक्शंस अप्लाइज ऑन इट, ठीक है। तो ये सारे देखो, ये सब कंसेप्ट चेक है, चेक करते चलना कि आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन आएगा ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन, और ये स्टडी मैट के क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना जाके। तो ऐसा क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या सेक्शन अप्लाई होंगे कंपनीज एक्ट के? यस और नो? यस, हमने देखा है कंपनीज क्या होती है, जो भी कंपनीज इंकॉर्पोरेट हुई है 2013 एक्ट के तहत और इन्हीं प्रीवियस लॉ के तहत, वो सारे सेक्शन अप्लाई होंगे उस पर। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 1956 वाली कंपनी हूं, मेरे पे सेक्शन अप्लाई मत करो, नहीं, तुम पे भी होगी, ठीक है। चलो वर्डिंग अब चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखो प्रिलिमिनरी इतना ही था, शॉर्ट टाइटल, कहाँ कहाँ एक्ट लगने वाला है, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा? होल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये नहीं बोल सकता कोई कंपनी हमने यहाँ इंकॉर्पोरेट किया, हम पे ये एक्ट मत लगाओ, सब लगेगा। स्पेशल एक्ट में डिस्प्यूट हुआ तो, स्पेशल कंपनी में डिस्प्यूट हुआ तो स्पेशल सुनेंगे, ठीक है। तो ये सारे आप देखना ना, स्टडी मैट के मैंने सारे गो थ्रू करते हुए समझा चलूंगा, अच्छे से कवर हो जाएगा आपका स्टडी मैट विद एग्जांपल्स और क्वेश्चन भी चलोगा। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको एग्जांपल्स या क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है, स्टडी मैट के क्वेश्चन थे और आ जाते हैं 2 नंबर एग्जाम में। अब जिसको पता होगा हाँ 1956 तो लिखने तो आ जाता है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब सुनो, अब दूसरा वर्ड, अब डेफिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दिया, इसको क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर डेफिनेशन के आगे इतना याद मत रखना, बट डेफिनेशन मतलब क्या होता है। अब एक वर्ड आता है डेफिनेशन में, अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब क्या होता है? जैसे क्लोथ के साथ चेंज अल्टर करते हैं हम, ठीक है। तो अल्टरेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस, ठीक है। मैं 2 वर्ड बोलूंगा, अगर आता होगा तो बताना, नहीं आता नहीं बताना। एओए एंड एमओए, डिफरेंस क्या है? देखो जो एओए होता है ना, एओए वो हमारा इंटरनल रूल्स होता है, एमओए आउटसाइडर होता है, और इसके अंदर फिक्स क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। तो ये एक तरह से रिजिड है, ये हमारा रिजिड है, हम इसमें चेंजेस इजीली कर सकते हैं। तो रिजिड पार्ट में चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लॉ में बोला गया कि आप अपना एओए बना के रखो। मतलब एओए मतलब क्या हुआ, इन द केस आज कंपनी में लिखा हुआ है, कंपनी में 50 करोड़ से ऊपर का लोन पास करना है तो कंपनी में ओआर पास करना है। कंपनी को 50 करोड़ से ऊपर का लोन लेना तो कंपनी को ओआर पास करना होगा। कंपनी ने नहीं अच्छा लगा, कंपनी ने बाद में उसको ओआर को एसआर कर दिया। तो ये यहाँ पे इसमें जो अल्टरेशन करते हैं ना एमओए एओ में, अल्टरेशन मतलब चेंजेस। अब चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, या तो आप एडिशन कर सकते हो, घटा भी सकते हो। मान लो कुछ लिखा कि 10 डायरेक्टर का आपको परमिशन चाहिए ये लोन पास करने के लिए, अब मान लो 10 डायरेक्टर बड़ा लग रहा है तो उसको घटा के 8 डायरेक्टर्स कर दो। तो अल्टरेशन मतलब ये मत समझना कि सिर्फ क्या होता है, सिर्फ चेंजेस करना होता है, एडिशन करना भी होता है, मॉडिफाई करना होता है, सबट्रैक्ट कुछ हटाना भी होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ इंसर्ट करना, ठीक है, और एडिशन करना, ठीक है। चलो ऑर्डिनरी समझ लिया हमने, स्पेशल समझ लिया। डायरेक्टर क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग करता है, कंपनी को मैनेज करता है। डायरेक्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होते हैं, मैनेज करते हैं। ओनर्स शेयरहोल्डर्स क्या होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। चलो परफेक्ट।
अब एक वर्ड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। दिखने को लग रहा है बहुत सिंपल चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, दिमाग में सुन के क्या आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी क्या होता है, या ऑफ ए कंपनी के फाइनेंस और सीए वाले हो बताओ, थोड़ा फाउंडेशन तक अकाउंट्स पढ़ के आए हो। और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड होता है, बैलेंस शीट होता है और उसको अकाउंट्स किया जाता है, सीएफओ भी आएगा, सीएफएस चलो ठीक है सुनो। एग्जाम में 3 नंबर्स का क्वेश्चन इस पे आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इसके अंदर अब देखो एक से सुनो, मान लो सेक्शन में ये लिखा हुआ है, क्या ये सेक्शन बातें पत्थर की लकीर होती है। मान लो सेक्शन में कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे 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 बातें, क्या वो पत्थर की लकीर हो जाती है, मतलब वही होगा नहीं। उसके नीचे ना एक वर्ड आता है प्रोवाइडेड, मतलब ऊपर वाली बात को नीचे वो काट सकता है। मतलब यहाँ पे लिख दे कि यहाँ पे ओवर पास होना है, तो नीचे लिख दे कि इस केस में ओवर पास नहीं होना है। तो याद रखना, सेक्शन पढ़ने के बाद याद रखना नीचे लिखा होता है कभी कभी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब क्या आता है, वो ऊपर वाली बात को है ना कॉन्ट्राडिक्ट करके नीचे बोल देता है कि देखो ऊपर तुमने मना कर दिया ना, नीचे हम तुमको हाँ कर देंगे। तो प्रोवाइडेड जहां दिखे ना तो समझ जाना ऊपर बात को ही नीचे मना कर रहा। तो ये आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है इसको देखते बताओ। देखो फिक्स पार्ट है, बट इसमें एक एमसीक्यू चेक करेंगे, एमसीक्यू भी चेक करते चलेंगे। एक एमसीक्यू आता है इससे, एक क्वेश्चन भी आया हुआ इससे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सुनो, मैंने क्या लिखा इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स मीन समझ आ गया आपको, पहले से पता ही है कि मतलब इसके अंदर और बातें आ सकती है, ठीक है। तो इंक्लूड्स क्या क्या है सुनो। बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब सोचो सर ये सब क्यों पढ़ा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो प्रीलिमिनरी चैप्टर डिफरेंट चैप्टर से 3 नंबर क्वेश्चन आता है, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पहले क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट। कोई आपसे पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी क्या क्या हो सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएंगे, तो पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, आइडिया देते रहो, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मान लो कंपनी एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये सब क्या है ना, ये सब एमसीक्यू चेक है, ठीक है। एमसीक्यू चेक करते चलेंगे कवर। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, जो कंपनी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो मान लो कंपनी एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीवियस नहीं बोला, इस फाइनेंशियल के मैं इस फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं तो इसी फाइनेंशियल के, ठीक है। सी में क्या आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट है। अभी कैश फ्लो है ना, इसको होल्ड रखना, इसमें बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। कैश फ्लो से बहुत बड़ा गेम है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्रोवाइडेड करके लिखा हुआ, देखो ये क्या है, सेक्शन की बात है, क्लॉज की बात है। 2 क्लॉज ऐसे फाइनेंशियल में लिख दिया, इसमें ऐसे ऐसे डेफिनेशन क्लॉज याद मत करना, याद होता भी नहीं जल्दी। अब फाइनेंशियल ने बता दिया कि हाँ बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, ये सारे इंक्लूड्स बता रहा है। अब नीचे आपको ना प्रोवाइडेड देगा, सुनते रहना। कैश फ्लो देख लिया हमने, और क्या देखा हमने, ये क्या होता है पता है आपको, इसको हम लोग फाइनेंस में आके बोलना या अभी बोलना सो की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो भी इक्विटी के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, बाईबैक कर लिया आपने, शेयर कर दिया, मान लो आज इक्विटी आपने स्टार्ट किया 1 लाख से, कल आके आपने कुछ बाईबैक कर लिया, मान लो इशू कर दिया तो 1 लाख से 20 लाख हो गया। तो कोई भी इक्विटी का चेंजेस होता है ना, तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी का कॉलम बनता है। ये भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। तो 4 चीज हमने देखी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सोकी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो सारा मजा यहाँ पे आने वाला है, एमसीक्यू, ठीक है। अब जहां एमसीक्यू लिखेंगे यहाँ पे दिमाग लगाना, सुनो। 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, जो लिखवा रहा हूँ याद रखना। डोरमेंट कंपनी, अभी सब बताऊंगा क्या 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 होता है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी, जो क्या है स्टार्टअप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू चेक है, मतलब सुनो, इस 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, एक आइडिया बताओ। एक आदमी जो मिलकर बनाए वो 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। डोरमेंट कंपनी क्या होता है, ठीक है। मान लो ये 2 दोस्त है, ठीक है। ये चाह रहे कि मान लो 2019 चल रहा है, इन दोनों चल रहा है, अभी हम फ्री है, एक काम करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए है। अभी वो कुछ नहीं करने वाली है, इनएक्टिव है कंपनी, जिसमें नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, सेल परचेज वाले। कंपनी की आरओसी फीस पे कर रहे हो तो वो चल सकता है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होता। आरओसी फीस पे करना, रेंट पे करना, ये तो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है। बट कंपनी क्या कर रही है, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है। 2 दोस्त ने बोला कि काम करते हैं 2019 में कंपनी बना देते हैं, हम अभी फ्री है, ठीक है। 2 साल बाद हम बिजी होने वाले हैं, उस समय बिजी होंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में टाइम लगता है यार, स्पाइस फॉर्म फाइल करो, सीए को ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, ठीक है। इसने क्या किया, आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया, कब के लिए किया, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए।
आज कुछ है इस कंपनी में? कुछ नहीं है, अभी कंपनी खोखली है, डब्बी कंपनी है, ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए है। तो ये कंपनी क्या कहलाती है? डॉर्मेंट कंपनी। बट ये बोल दे कि हाँ ये डब्बी कंपनी है और इसके अंदर क्या कर रहा है ये भाई साइड से ना 50-50 लाख के सेल परचेस कर रहा है, तो क्या डॉर्मेंट बनेगी? नहीं। फिर वो एक्टिव कंपनी कहलाती है। तो याद रखना, डॉर्मेंट ये नहीं होता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, वो कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होती है? डॉर्मेंट कंपनी। तो ओपीसी कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ठीक है, ये सब होता है। अभी प्राइवेट कंपनी डिफिनेशन भी देखेंगे हम लोग। और वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप मतलब ये आपको नहीं जानना है, ये सीजी डिफाइन करती है, जिसका टर्नओवर प्रीवियस में ये हो, जो इनोवेशंस के लिए आई कंपनी, ठीक है। अब आजकल बहुत स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी शार्क टैंक का शो आया, सब स्टार्टअप ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनी बोला है ना, आप क्या करोगे? सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सुनो, सीएफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये आप इंक्लूड नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहां प्रोवाइडेड बोल दिया, प्रोवाइडेड दैट ओपीसी स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे कि ये 3 कंपनी है, इसमें कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। तो याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो एमसीक्यू हम लोग कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू क्या होता है? कंसेप्ट होते हैं। अब एमसीक्यू आप कोई बुक ले लिए और दिन भर बैठ कर लगाया जा रहे हो, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं हम, कि आप या मान लो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे। एमसीक्यू में अभी अपने वीडियोस में बोलता हूँ फाइनेंस वाले के कि मेरे भी एमसीक्यू में 20, 27 आए हुए, लेकिन हम यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर रहे यार, कि आप एमसीक्यू रिटेन कर लोगे 10 दिन में आपको याद रहने वाला है, वो करंट अफेयर्स नहीं याद कर रहे, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो कंसेप्ट क्लियर कैसे क्या होगा? ऐसे ही करते होगा। आप किसी की एमसीक्यू बुक ले लो, 100 पेज की 150 पेज पे की, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, अब दिन में बैठ के उसका एमसीक्यू टिक मारे जा रहे हो, तो वो बेकार है। फिर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे, अब आपको ये याद रहेगा कि सीएफएस किसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, में लिखा है, मैंडेटरी नहीं है कि आप इंक्लूड नहीं करोगे, में मतलब चाहो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सीएफएस नहीं ले सकते हो। किस किस कंपनी में? ओपीसी, डॉर्मेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है। चलो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं कैश फ्लो ही नहीं, मैंने क्या बोला? इनएक्टिव सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है। अब जिसमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती है उसमें कैश फ्लो होगा ही नहीं। कैश फ्लो मतलब क्या होता है? कैश का लेन देन। तो जब डॉर्मेंट कंपनी बनी हुई है ओपीसी कंपनी के लिए, ओपीसी कंपनी का लॉजिक कुछ नहीं है, जबरदस्ती घुसाया है इसके अंदर, ठीक है, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टार्टअप के लिए बोला कि आप ज्यादा ऑब्लिगेशन मत करो, अपने पीएन बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एक और ऐड करना इसमें, एक और ऐड करना, स्मॉल कंपनी भी है, ठीक है। तो 4 लोग याद रखना, एमसीक्यू पक्का आ सकता है इस पे। तो हम सब कुछ कवर चलेंगे, एमसीक्यू लेके करेंगे, कंसेप्ट चेक करेंगे, क्वेश्चन चेक करेंगे, और सबको एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। और इसको बार बार रिवीजन करके रिटेन करेंगे। दिमाग में इंपॉर्टेंट क्या है? याद करना, रिटेन करना, स्टोर करना, लॉक करना। ये चारों चीज हो जाएंगे दिमाग में, तो लॉ का पेपर इजीली हो जाता है। और लॉ का पेपर थोड़ा आपको वास्ट लगना चालू होगा, फाउंडेशन टाइप नहीं है, थोड़ा लंबा लंबा चलेगा चीज। तो ये सब क्या होता है? लॉ के पेपर में क्या बोला? पहला डिवीजन 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, लास्ट के 1.5 डेज आपके हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर होनी चाहिए आपके साथ। चलो, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एग्जाम में इस बार का क्वेश्चन था, फाइनेंशियल ईयर पूछ दिया एग्जाम में, 3 नंबर पे पूछ दिया लॉ के एग्जाम में। अब बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल 31, ठीक है। एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया। अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन में ये लिख के आओगे तो आपको क्या लगता है एग्जाम को 3 नंबर देगा? कि फाइनेंशियल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप लिख दिए कि हाँ फाइनेंशियल हो गया, बस 1-2 लाइन यहाँ पे हुआ, अब एग्जाम से आपको ये 3 नंबर दिया बड़े बड़े अक्षरों में, ये आपको यहाँ पे देगा पता कितना? 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स भी मुश्किल से दे देगा आपको। सच बता रहा हूँ, फाइनल कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप देख लेना, बट ज्यादा फैलाना मत, ठीक है। ऐसे नंबर देता है, बहुत गंदे तरीके से नंबर काटता है। तो कंटेंट मांगता है, ये नहीं लिखता कि हाँ आप कंसाइज लिखो, बट थोड़ा तो लिखो कम से कम फाइनेंशियल क्या होता है। अब देखो फाइनेंशियल क्या होता है, सही बोला आपने कि जो एंडेड हो 31 मार्च को, ठीक है। स्टार्टिंग कुछ नहीं बोला, क्या बोला? जो एंडेड हो 31 मार्च को। तो इंटरप्रिटेशन यही है कि 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च पास फाइनेंशियल ईयर होता है। अब सुनो, 1956 एक्ट में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। ये सारा प्रोविजन हम क्या पढ़े? हमने डेफिनेशंस पढ़ रहे, एक तरह के एक एक डेफिनेशन उठा रहे। हमने क्या देखा? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखा हमने, अब हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशंस। ये सारे कंपनीज एक्ट 2013 वाले हैं। अब मान लो 1956 एक्ट में ऐसा कुछ फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन नहीं था, तो मतलब कंपनी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर भी फाइनेंशियल ईयर मानती थी। मान लो 1 जून से लेके 31 मई भी फाइनेंशियल ईयर मानती थी। अब क्या? तो ये नई कंपनी एक्ट में यही चलेगा? तो बताओ क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सुनो सुनो सुनो, फाइनेंशियल याद रखना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला ही होता है, बट आपको इतना लिख के नहीं आना है। अब एग्जामिनर आपको ये भी पूछेगा कि कंपनी 1956 की इनकॉर्पोरेट है और कंपनी का ऐसे ऐसे फाइनेंशियल चलता है। मान लो कोई भी डेट दे सकती है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर दे दिया, 1 जून से लेकर 31 मई दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा? तो कंपनी को बोला जाता है कि भाई
टाइम ले लो तुम, क्या ले लो, टाइम ले लो। कितना टाइम ले लो, 2 साल। मतलब सुनो, एक्ट 2013 है, 2013 एक्ट आई, तुम फाइनेंशियल क्या फॉलो करते थे, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। तो बोला एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हरवाने की बात नहीं है, तुम 2 साल का टाइम ले लो, बट 2 साल में क्या करो, अपने गाड़ी को ट्रैक पे ले आओ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज करना आसान बात नहीं है। उसके सारे बैलेंस शीट, P&L, उसका सारा सॉफ्टवेयर, टैली वैली सब कुछ एक फाइनेंशियल ईयर के तहत बना हुआ था। तो इसको बोल दिया कि 2013 कंपनीज एक्ट आने के बाद आपके पास कितना टाइम है, 2 साल। मान लो 2013 कंपनीज एक्ट आया, बोला कि 2014 और 2015 यहां तक ले लो टाइम, 2 साल के अंदर क्या करो, तुमने फाइनेंशियल ईयर को 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दो। तो ये दिमाग में याद रखना, ये भी MCQ ला सकता है क्या, 2 ईयर। कितना टाइम दिया, 2 साल। कोई भी फॉलो कर रही हो, कोई भी फाइनेंशियल फॉलो कर रही हो, चाहे वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर हो, या तो 1 जून से लेके 31 मई हो, क्या बोल दिया, तुम वापस क्या हो गए, नॉर्मल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, क्योंकि हम डिफिनेशंस कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में डिफिनेशंस में आना है, तो तुम्हें कितना साल में, 2 साल में अपने गाड़ी को क्या लाना है, ट्रैक पे लाना है। तो 2 साल के अंदर क्या करो, तुमने फाइनेंशियल को चेंज करके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कर दो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी अब प्रोवाइडेड करके और लाया गया। तो ये लॉ मजा यही आता है कि ऊपर तो सिंपल से लिख दिया फाइनेंशियल मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 2000 ऐसे करके। सेकंड क्या बोल दिया, कोई कंपनी पुराने एक्ट में इंकॉर्पोरेट हुई है तो उसके लिए फाइनेंशियल क्या होगा, वो भले अपना फाइनेंशियल फॉलो जो कर रही है, बट तुम्हें मैक्सिमम 2 साल का टाइम दिया कि 2 साल में अपने गाड़ी को ट्रैक पे ले आओ और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का फाइनेंशियल फॉलो करो। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये है, मान लो क्या लिखा मैंने, अल हबीबी लिमिटेड, ठीक है, दुबई की कंपनी है। क्या है, दुबई की कंपनी है, परफेक्ट, दुबई कंपनी है। अब ये दुबई की कंपनी है, इसने पैसा लगाया इंडिया कंपनी पे, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये दुबई कंपनी क्या बन गई, होल्डिंग सब्सिडी पता है किसी को कैसे होती है, चलो ये भी चेक करते हैं थोड़ा। होल्डिंग कब होती है कंपनी, किसी कंपनी की, देखो 2 कंडीशंस है, बताओ 2 कंडीशन क्या क्या है। कंपोजिशन मतलब, तो मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेजोरिटी। याद रखना, अगर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी कंपनी में है, उसमें 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तुम अपना अधिकार जमाते हो, तो तुम उस कंपनी के होल्डिंग बन सकते हो। इसको आगे बोलते हैं डू फैक्टो कंट्रोल, पता है फाइनल्स में इसको या IPCC में वर्ड होगा डू फैक्टो कंट्रोल, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब किसी कंपनी में हम 50% से ऊपर वोटिंग पावर या पेड ऑफ शेयर होल्ड कर लिए, तो वो हमारी बन गई सब्सिडरी कंपनी। बट मान लो 50% नहीं किया हमने उस कंपनी के 11 डायरेक्टर्स को, 6 डायरेक्टर्स को अपने कब्जे में कर लिया, मतलब वो 6 डायरेक्टर को हटाना है, अपॉइंट करना है, हमें कंपनी से नहीं पूछना है, मतलब वो हमारे कठपुतलियां बनती नहीं है, कठपुतलियां बन चुकी है। तो वो 6 जैसे मेजोरिटी हुआ, हम क्या हुआ, कंपनी के होल्डिंग हो गए। तो होल्डिंग कभी भी डायरेक्ट पैसा से नहीं आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। अब सुनो, ABC लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी दिल्ली में, ठीक है, मयूर विहार की कंपनी थी, ठीक है। ये कहाँ थी, दुबई की। अब इस कंपनी ने, इस पे ये कंपनी बन गई इसकी सब्सिडी कैसे बनती है, जब इसका 50% से ज्यादा हो और मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुनते, एग्जांपल सुनते जाओ, ठीक है। अब ये बाहरी कंपनी, अब ये अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर वाला। अब ये हमें पता है कि होल्डिंग कंपनी को अपना CFS बनाना होता है, कुछ आइडिया है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जहां जहां इसकी सब्सिडीज है ना, सबको एक जगह करके CFS बनाना होता है। CFS कैसे बनता है, कुछ नहीं होता है, हम आइटम को मर्ज करते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, होल्डिंग की सब्सिडी 20 है, अलग सब्सिडी की 20 है, और एक और सब्सिडी उसकी 10 है, तो ये 50 हो गया। तो ये होता है CFS, ठीक है। तो मर्ज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी अपनी CFS। अब ये CFS बनाएगी, अब ये फाइनेंशियल कौन सा फॉलो कर रही है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर जो भी है। अब भाई कंपनीज एक्ट इस पे नहीं लग रहा है, तो बाहर वाली कंपनी है, ठीक है। अब बाहर वाली कंपनी में कंपनीज एक्ट नहीं लगता, हमने क्या बोला, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट 2017 वाला, 2013 वाला और एनी प्रीवियस एक्ट 1956 वाला। तो ये इंडियन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर, क्योंकि कंपनी इंडिया में जो इनकॉर्पोरेट की वही तो इंडियन कंपनी होगी। अब ये बनी बाहर है, तो ये इंडियन कंपनी हुई नहीं है, तो इंडियन सेक्शन तो इंडियन कंपनी पे लगेंगे सारे। अभी तो बाहर कंपनी है, अब इस पे फाइनेंशियल का प्रोविजन लगेगा ही नहीं लगेगा। अब ये उसकी क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। अब भाई इसको बनाना अपना CFS, अब इसको बनाना अपना नॉर्मल जो अपना सिंगल अकाउंट जो बनाना पड़ता है, इसको ये बनाना पड़ता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल कौन सा फॉलो करेगी, ये 31 वाला करेगी। देखो सुनो, प्रोवाइडेड करके बोला गया, सुनो जो ये सब, हाँ प्रोवाइडेड करके, इसलिए बोला प्रोवाइडेड मजे लेता है सेक्शंस की, सेक्शन की बातों को काटता है। सेक्शन की पत्थर की लकीर होती है, उसको बोलता है रुक नीचे आ, नीचे मेरे से पूछ के जाना, ठीक है। तो ये प्रोवाइडेड पूछे जाता है, मतलब अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है किसी होल्डिंग कंपनी की,
मतलब ये वाली तो ये चाहे तो इसका फाइनेंशियल फॉलो कर सकती है, ठीक है। कौन सी? ये वाली, ये अपनी अपनी इंडिया वाली, देखो सब्सिडी इंडिया वाली, ये क्या कर सकती है? फॉरेन वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है। शर्त क्या है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो देखो मजे लिया है इसने लॉ में, प्रोवाइडेड बोल बोल के फाइनेंशियल, देखो बहुत छोटा छोटी डेफिनेशन है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट क्वेश्चंस आते हैं ना तो मजे लेके चले जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या बोला? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। नॉर्मली ये बोला। प्रोवाइडेड करके क्या करके बोल दिया? अगर कोई कंपनी प्रीवियस एक्ट में कोई और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, उसके पास 2 साल का टाइम है कि अपने गाड़ी को ट्रैक पे लिया और 2 साल में क्या करो? फाइनेंशियल ईयर को चेंज करके जो एक्ट वाला है, सेक्शन वाला है, उसको कर दो, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। और क्या बोल दिया? सब्सिडी कंपनी जो बाहर वाली कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी में तो लगेगा ही नहीं ना, ये तो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है। हमने पढ़ा है कि कंपनी से किस पे लगता है? जो 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडियन प्रीवियस लॉ में हुई है, ये तो भाई बाहर हुई है। अभी अपना फाइनेंशियल मान लो कि 1 दिसंबर जो भी फॉलो कर रही है, इसकी सब्सिडी है, सब्सिडी बोल दिया गया। क्योंकि अगर ये अपना फाइनेंशियल मान लो, सुनो क्यों बोला गया बताता हूँ। मान लो ये अपना फाइनेंशियल फॉलो की 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और इसको अपना CFS बनाना है, तो ये CFS कब बनाएगी? इसी से तो फाइनेंशियल फिगर लेके CFS बनाएगी। अब सोचो इसका फाइनेंशियल ईयर ये है, इसका फाइनेंशियल ईयर ये है, दोनों ऊपर नीचे है, तो CFS कहाँ से बन पाएगी? तो इसलिए इनको बोला गया कि आप अपना फाइनेंशियल ईयर जो चाहे रख सकते हो, जो फॉरेन कंपनी वाला है, बट क्या करो? बीच में बॉर्डर आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो? अपना फाइनेंशियल जो फॉलो करना है अपना फॉलो कर सकते हो। जल्दी सॉफ्टवेयर बनाना जल्दी होता है। हम AS फॉलो करते हैं, इंडियस फॉलो करते हैं, गैप प्रोविजन होता है, कंट्री वाइज रेट होता है। आज इस फाइनेंशियल में आज कंट्री का रेट $1 का ये हो गया, इस फाइनेंशियल का, इस मान लो कि फाइनेंशियल चल रहा है, उसका फाइनेंशियल अलग है, हमारा फाइनेंशियल अलग है, हमारे डेट पे रेट $1 का ये हो गया, उसके डेट पे $1 का रेट ये हो गया, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर स्पीड करने के लिए है, बट काम तो मैनुअली होगा ना। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक थोड़ी रोबोट चलाएगा, हम ही तो बैठ के चलाएंगे, प्रोफेशनल चलाएंगे बैठ के। बट एक प्रॉपर होना चाहिए ना, दोनों दोनों क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर एक फाइनेंशियल इसका यहाँ पे है और एक फाइनेंशियल ये फॉलो कर रहा है, दोनों क्या है? अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस है तो CFS कहाँ से बन पाएगा? ठीक है, तो CFS को प्रॉपर करने के लिए फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो सकता है, बट CG का क्या लेना होगा? अप्रूवल लेना होगा। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंटर बॉर्डर हो रहा है, दूसरी कंट्री है, इसकी कंट्री। एक याद करने टेक्निक है कि 2 बॉर्डर आ रहे हैं बीच में, तो सेंटर में बोलता है मोदी से जाकर पूछो कि हाँ हम फाइनेंशियल ईयर ये फॉलो कर रहे हैं। चलो अब एक डेफिनेशन और लूंगा, ज्यादा लंबा क्लास नहीं करूंगा, लास्ट, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी, मेरे अंदाज से इस बार का एग्जामिनेशन में आने का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्यों? यहाँ पे हुआ है अमेंडमेंट। अब देखो एनालिसिस मानो ना मानो, थोड़ा एनालिसिस टचवुड अच्छा है मेरा, बट ठीक है। स्मॉल कंपनी, OPC कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सारा टेस्ट हो चुका है। गवर्नमेंट कंपनी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, और इस पर क्या आ चुका था? एक अमेंडमेंट आ गया था, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में हो सके तो गवर्नमेंट कंपनी पे एक अच्छा खासा डेफिनेशन बन सकता है, और आपका कंसेप्ट अभी चेक करूंगा मैं थोड़ा देर में, ठीक है। देखता हूँ कितने अच्छे से पकड़ पाते हो। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बताओ? बहुत लोग बोलते हैं हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल्स बताओ गवर्नमेंट कंपनी है कोई? इसका नाम सुने हो? ठीक है, इसका नाम सुने हो? ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। अब मान लो हमने बोल दिया वो गवर्नमेंट कंपनी है, मान लो आज बिल्डिंग यार्ड बोले वो बड़ी कंपनी है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसकी पहचान कैसे होगी? जैसे OPC कंपनी की पहचान क्या दिखाना? उसके एक मेंबर होते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी की पहचान कैसे है ये देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखो आराम समझना, देखो नॉट लेस देन, ठीक है। या मान लो यहाँ पे वर्डिंग क्या हुई? एटलीस्ट, ठीक है। नॉट लेस मतलब लॉ की वर्डिंग को छेड़ना मत, ठीक है। वर्ड क्या यूज हुई है? नहीं नहीं, एटलीस्ट, एटलीस्ट 51% क्या? नहीं 51% क्या? बताओ 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 51%, ठीक है। होल्ड बाय, अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करना? ये ऐसे काट देना। क्या काट देना बोल दिया मैंने? यहाँ पे आ गया अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट जहां दिखे मान लो कि एग्जामिनर आपसे पूछने ही वाला है, फाउंडेशन में तो जरूर पूछने वाला है। तो पहले यहाँ पे था 51% पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। आपने कितना निकाला मार्केट में और आपको कितना पैसा मिला, दैट्स पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। जितना अनपेंडिंग है वो हटा के। अब मान लो पहले था 51% पेड अप शेयर कैपिटल, कौन होल्ड करती है? या तो CG, ठीक है, या तो SG,
मान लो अकेला ये मान लो 51% होल्ड कर ली तो यस दिस कंपनी इज नोन एज, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। या मान लो ये 21 नहीं 26% और ये 25%, देन दैट कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी। ये 20% देन नहीं हुआ ना। अगर मान लो ये अकेला 56% देन गवर्नमेंट कंपनी, तो याद है एटलीस्ट 50%, मतलब 51% भी चलेगा, ठीक है। तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। पहले क्या लिखा था, ये मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, वर्डिंग आपको घुमा देगा एग्जाम में, ये एमसीक्यू पूछ देगा। पहले क्या था यहाँ पे, पेड अप शेयर कैपिटल, होता है लॉ में, होता है, नशे आते हैं ऐसे ऐसे, नींद आती है। चलो अभी तो अच्छा है, पीडीएफ लेकर रीडिंग कराने लगूंगा ना तो भाई 5-6 सोए भी लगेंगे यहाँ पे। अगर ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा तो मैं लगता है 5-6 सो जाएंगे। लॉ में होता है नॉर्मली, अगर 10 घंटे कोई सेमिनार अटेंड कर ले लॉ का तो 5-6 को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो तो मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 51%, अगर 50% है तो नहीं होगा, तो 51% मैंडेटरी है। पहले क्या लिखा था यहाँ पे, पेड अप शेयर कैपिटल। अब इसको काट के क्या कर दिया, वोटिंग पावर। अब वोटिंग पावर कैसे आता है सुनो, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, इसके 1 लाख शेयर्स हैं, तो हमने पढ़ता है कि एक शेयर इसने लिया वो एक वोटिंग पावर होल्ड करता है। तो मान लो ये 1 लाख शेयर्स में इसने इतना होल्ड कर लिया जो ये 51% बन गया, तो वोटिंग पावर कुछ नहीं है, बस एक वर्ड याद कर लेना कि 51% क्या हो गया, वोटिंग पावर। पेड अप शेयर कैपिटल हटा चुका है लॉ ने, अमेंड आ चुका है, प्रीवियस अटेम्प्ट में भी गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन को चेंज किया है। तो जहां पे चेंजेस आए ना वहां पे कैप्चर जरूर करना, रटिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा। देखो लॉ में कंसेप्ट प्लस हल्का रटिफिकेशन चलता है, रटिफिकेशन नहीं मारोगे थोड़ा सा, मैं तो बोलता हूँ रटिफिकेशन चलता है। ऑडिट में फाइनल में 4 टाइम लगने बाद लोग रटिफिकेशन में इंटर करते हैं, ऑडिट में भी रटिफिकेशन मांगता है। तो हाँ 80% कंसेप्ट मांग रहा है, 20% आपसे रटिफिकेशन मांगता है कि कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी हमें। तो याद रखो पेड अप शेयर करके क्या हो गया, ये वोटिंग पावर हो चुका है। चलो वोटिंग पावर होता है जिस शेयर्स कंपनी के मान लो 1 लाख शेयर्स है, इसमें 51,000 इन दोनों ने होल्ड कर लिया, तो ये हो गई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। और यहाँ पे क्या लिखा था, एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, वही मैं एग्जांपल बताया 25, 26, 27, 25 जो भी कॉम्बिनेशन बना के बस 51% होना चाहिए। अब एक तो हो गई होल्डिंग करके, अब एक तरीके से और गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। सुनो कैसे, कोई सब्सिडरी है ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सब मतलब सब्सिडी मतलब सुनो, ये मान लो कंपनी है, ठीक है, या मान लो कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी ने मान लो किसी कंपनी में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब ऑलरेडी ये 51% किसका होल्ड कर रही है, सीजी और एसजी होल्ड करी, तभी ये क्या बन गई है, गवर्नमेंट कंपनी। मान लो 26% और 26% होल्ड कर रही है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी है। अब मान लो इस कंपनी ने, ये मान लो एबीसी करके कोई कंपनी है, इसमें क्या किया, 51% होल्ड किया शेयर्स, तो ये कंपनी क्या बन गई अब, ये पहले क्या बनी, पहले ये होल्ड करती, पहले क्या बन गई, ये सब्सिडरी बन गई, और ये क्या बन गई, इसकी होल्डिंग। तो ये बोला गया कि एक तो डायरेक्टली इसको अगर कोई होल्ड करे, ये दोनों मिल गए, तो ये तो गवर्नमेंट बनेगी, और ये किसी की सब्सिडरी बन जाए। वर्ड है सब्सिडरी। सब्सिडरी कैसे होता है, कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले लो, या 50% से ऊपर तुम किसी की पेड शेयर होल्ड कर लो, सब्सिडरी है। तो ये कंपनी भी क्या कहलाएगी अब, गवर्नमेंट कंपनी। तो 2 टाइप से गवर्नमेंट कंपनी होती है, शेयर होल्डिंग से गवर्नमेंट कंपनी होती है वोटिंग पावर से, और किसी की सब्सिडरी भी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। अब करते कंसेप्ट चेक, अब क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसजी, सीजी 20.5%, 25%, बताओ गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, क्यों नहीं है, चलो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, कंसेप्ट चेक करते चलते हैं। मान लो PQR लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है, बताओ, बस यही फंसते हैं लोग, यही फंसते हैं लोग। हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, मैं भी यही फंसता था, मेरे सारे फ्रेंड्स यही फंसते थे, हम भी यही फंसे हैं, फिर यहाँ पे मेरे को लगा था यही फंसेंगे हम। अब देखो मैंने क्या बोला, डिफिनीशंस पे आओ, मैंने क्या बोला फिर सुनो। गवर्नमेंट कंपनी कब होती है, जब सीजी होल्ड करे और एसजी होल्ड करे, मतलब नरेंद्र मोदी, केजरीवाल। मैंने कोई बोला कि गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे, मैंने देखो यहां पे मैं क्या वर्ड दिया, सीजी, सीजी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बट यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ये ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है,
गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला है मैंने डिफिनेशन में क्या बोला, सीजी एसजी। अगर यहाँ पे भेल के जगह मैं लिख देता अरविंद केजरीवाल का एसजी तो ये गवर्नमेंट कंपनी होती। तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट चेक हमारा यहीं पे होगा, तो ऐसा मत लिख के आना। और फ्लो में होता है मतलब फ्लो में क्या होता है ना 30-50 55%, यस दैट्स गवर्नमेंट कंपनी, और लिख के आएंगे। और क्वेश्चन हमने पूरा लॉ बनाया है, बोला एग्जाम में हम लिख के आएंगे, कॉन्फिडेंस ये रहेगा ना, हम लगेंगे 90-95 वाला लॉ पेपर करके आया है, और एग्जाम में हम आंसर देखते हैं तो आता है 30 नंबर, ठीक है। तो यही गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। देखो हड़बड़ाना नहीं है, लॉ में जो लिखा है ना वही पूछता है, तो लॉ को प्रॉपर पकड़ो। मतलब लॉ को प्रॉपर कैसे पकड़ा हमने कि जब 51% होल्ड कर रहा है सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैंने कहीं बोला कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे किसी को, नहीं। तो यहां पे गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है ना। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, इसको और क्लियर कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं वो गवर्नमेंट कंपनी है। मैंने क्या बोला, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर। अब देखो एग्जांपल सुनो, ये मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसके 51% मैंने बोला एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करना चाहिए। सीजी ने होल्ड किया 27%, एसजी ने होल्ड किया 28%, परफेक्ट है 55%। बट मैंने ऐसा कहीं बोला कि ये कंपनी, देखो ये कंपनी अभी कंपनी है, ये क्राइटेरिया होने बाद ये क्या बन जाती है, चेक करने बाद गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। बट मैंने कहीं ऐसा बोला कि ये कंपनी का 26% मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी है, यहाँ पे वो होल्ड कर रही है। ऐसा डिफिनेशन कहीं लिखा ही नहीं है। डिफरेंस क्या लिखा है, जहाँ पे सीजी और एसजी होल्ड करें, तो यहाँ पे फंसना मत, यहाँ पे क्लियर रहना। क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है और क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल आपको इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन दिखेगा। और ये क्वेश्चन बोलते ना फाइनल वाले भी फंस जाते हैं। मैं फाइनल पूछता हूँ, फाइनल वाले बोलते हैं यस दैट गवर्नमेंट कंपनी 55% हो तो गया, वो तो गवर्नमेंट कंपनी थी ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सीजी एसजी और एनी कॉम्बिनेशन, या मान लो किसी होल्डिंग सब्सिडरी हो गई गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे आपको बनाए हुए।